एवरीवन, सभी को नमस्कार। जिस क्लास को आपका बेसब्री से इंतजार था, साइटोलॉजी, उसकी डिटेल हम लोग थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें हमने डिटेल एक एक सारी चीज को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। कंप्लीट आपकी ये थ्योरी की क्लास होने वाली है। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं, चाहे आप डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ईयर हो, चाहे आप बीएमएलटी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई ये कंप्लीट डिटेल थ्योरी की क्लास है। इसमें मैं आपको अभी सारी स्लाइडें दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर टॉपिक कराया जाएगा साइटों का। अगर देखिए, इस तरीके से आपको नोट्स ये सारे कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें कम से कम 50 स्लाइडें हैं और ये सारा कुछ डिटेल साइटोलॉजी इसमें होने वाला है। इसमें सारा कुछ आपका जो भी आता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ठीक है, सारी यहाँ पर सारी डिटेल में आपकी ये चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। इससे पहले आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास कर चुके हैं, उसको 13 से 14 हजार लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको देखा हुआ है, और जो वो क्लास थी उससे और भी शानदार तरीके से इस क्लास को तैयार किया है। जो भी आपका एक एक कोई भी पॉइंट जो भी आपका फंस रहा होगा अभी तक साइटोलॉजी का, वो आज के बाद नहीं होगा। और ये आप मेरे भाई बात मान लीजिएगा, अगर आप इसको एक बार इस क्लास को कर लेंगे, उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए साइटोलॉजी से निकल जाएगा। बस आपको यहां पर थ्योरी करनी है, एकदम बेसिक से विद डायग्राम के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और देखो मेरे भाई, साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। यानी हम एक सेल के बारे में जब पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल, यानी साइटोलॉजी बोलेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता था? स्टडी ऑफ द टिश्यू। ठीक, टिश्यू क्या होता है? जब कई सारी सेल्स आपस में मिलकर काम करती हैं, मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टिश्यू बोलते हैं। यहां पर हम लोग एक सिंगल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं हमारे जो बॉडी है उसका निर्माण किससे हुआ है? सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से बहुत सारे जब टिश्यू मिल गए तो आर्गन बना है, कई सारे आर्गन मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो आर्गन सिस्टम बना है, आर्गन सिस्टम बनने के बाद में हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक, ये है। मैं इस क्लास को शुरू कर दिया हूं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में हैं कि भैया हमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी इंग्लिश में है वो चीजें हिंदी में भी यहां लिखी हुई है, तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं वो हिंदी में ही कर रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाइएगा। पहले तो ये देखिएगा कि जैसे पेड़ होता है और ऑटम सीजन आता है तो क्या होता है? पेड़ अपनी पत्ती जो है गिरा देता है। ठीक, पत्ती गिरती रहती है ऑटोमेटिकली, तो ये सेड ऑफ होती है कैसे? पेड़ की पत्तियां। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? आइदर एक्सफोलिएटेड, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप से जो है एक्सफोलिएट होती हैं, ठीक है, फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस। अब कहोगे ये एपिथेलियल सरफेस क्या है? अभी आपको बताता हूं। आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस बॉडी टिश्यू एंड बाय द डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है जो हमारी बॉडी से क्या होती हैं, हमारी बॉडी से सेल्स जो है एक्सफोलिएट होती हैं, एक तो ऑटोमेटिकली अपने आप से, या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सेल्स को स्क्रैप कर सकते हैं मैकेनिकली। क्या है? हम उन सेल्स को सैंपल के लिए ले सकते हैं। कैसे? देखो, दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया? मैकेनिकल। क्या बताया? मैकेनिकल। और दूसरा क्या बोला? स्पॉन्टेनियस। जैसे आपने पैप स्मेयर सुना है, पैप स्मेयर साइटोलॉजी में सुना होगा, तो ये किसका एग्जांपल है? ये मैकेनिकल का है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां से हम क्या करते हैं? हम स्क्रैप करते हैं सेल्स को। क्या करते हैं? सेल्स को स्क्रैप करते हैं, ब्रश होता है उससे क्या होता है? सेल्स को लेते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? ये मैकेनिकल का एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस की बात करें, जैसे यूरिन हो गया, ठीक, यूरिन हो गया, हम लोग यूरिन करते हैं, उसी यूरिन में क्या है? ऑटोमेटिक अपने आप सेल्स क्या होती है? स्क्रीट होती रहती हैं बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा था आपसे? अब मैंने ये बात बोली थी कि ये जो आपके सामने एपिथेलियल सरफेस लिखा हुआ है, एपिथेलियल सरफेस, जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 4 प्रकार के हमारे अंदर टिश्यू होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। उसी में आप एक बात करेंगे, एपिथेलियल सरफेस। ये जो हमारी स्किन आपको दिख रही है, ये जो हमारी स्किन दिख रही है, ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। अंदर लाइनिंग में जाएंगे वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो इससे जो है, चाहे आप इससे स्क्रैप करें, चाहे आप टिश्यू से अंदर से आप स्क्रैप करें, अभी बहुत सारी टेक्निक्स आगे देखेंगे, समझेंगे, तो ये होता है फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस। ये जो सारी आपको सरफेस दिख रही है इसको बोलते हैं एपिथेलियल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो जॉर्ज एन पैपिनो लुकाउ थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइटोलॉजी को, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइटोलॉजी को, जिसके नाम से आप लोग जानते हैं पैप स्मेयर, ठीक, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और इनका नाम ये हो गया। और इन्होंने एज ए टूल डिटेक्ट करता है क्या? कैंसर और प्री कैंसर इन 1928 में, ठीक है। इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो जॉर्ज एन पैपिनो लुकाउ थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था साइटोलॉजी को एज ए टूल। क्या डिटेक्ट करता है? कैंसर और प्री कैंसर इन 1982 में, ठीक है। हिंदी में हम बता दें, कोशिका विज्ञान शरीर की कोशिकाओं का अध्ययन है, ठीक है, ये हमने बात बोली। दूसरा ये बताया जो ऊतक, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू से अपने आप से जो सेल्स निकलती हैं उनका, और या फिर हम जो है सेल्स को
क्या नाम करते हैं, डिफरेंट टेक्निक से जो है सेल्स को स्क्रैप कर ले, उसी से क्या होता है सैंपल को प्राप्त कर लेते हैं। ये यहां पर बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलिएगा, दूसरी कह रहे हैं कि साइटोलॉजी हैज फॉलोइंग ब्रांचेज। साइटोलॉजी में निम्नलिखित 3 ब्रांच होती हैं। एक तो होती है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, ठीक है, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। दूसरी होती है एक्सपायरेशन साइटोलॉजी, एस्पायरेशन साइटोलॉजी। और तीसरी होती है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। अब ये एक्सफोलिएट साइटोलॉजी क्या है, देखिए, एक्सफोलिएट हमने आपको अभी बताया है कि सेल्स दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल सरफेस से सेल्स को निकाला जा रहा है वो क्या है, वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी एक्सफोलिएट साइटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से यहां पर चर्चा की है, बस सुनिएगा। अब एक्सपायरेशन साइटोलॉजी का है। एस्पायरेशन साइटोलॉजी ये होता है सैंपल ऑब्टेन बाय द निडल एस्पायरेशन। जैसे आपने लिम्फ नोड किसी के देखा होगा तो निडल डाल के क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये एस्पायरेशन साइटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और एक्सफोलिएट की एग्जांपल की बात करें तो एक्सफोलिएट में आप देख रहे थे जैसे आपका पाइप स्मेयर बनाई जा रही है, जैसे बक्कल स्मेयर, मुंह से जो है सैंपल ले रहे हैं, तो एक्सफोलिएट का मतलब है क्या है, स्क्रैप करना, ठीक है। ये चीज हो गई। इम्प्रिंट साइटोलॉजी की बात करते हैं जिसमें टच प्रिपरेशन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ एक्साइज टिश्यू। जैसे कोई लिम्फ नोड है, उसको क्या किया गया, कट कर लिया गया, बॉडी से रिमूव कर लिया गया, बहुत हल्का सा था, उसको स्लाइड पर ऐसे टच कराया गया इधर उधर, सेल्स उसमें क्या हो गई, स्लाइड पर हल्की फुल्की आ गई, फिर उसके बाद में उस पर जो है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो ये सारा कुछ अंतर्गत किसके आएगा, ये आएगा इम्प्रिंट साइटोलॉजी के अंतर्गत। 3 ब्रांचेज हैं, आपने समझ ली, ठीक है। आगे चलिएगा, अब बात करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या बताया था, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। क्या बताया था, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी बताया। अब ये देखिए, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में जैसे कि है आपके मुंह से, बक्कल से जो है सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप कर रहे हैं सेल्स का, तो ये एग्जांपल है किसका, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी का, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था निडिल, एस्पायरेशन साइटोलॉजी। क्या बताया था, एस्पायरेशन साइटोलॉजी में सैंपल ऑब्टेन किया जाता है निडिल एस्पायरेशन से, जो एफएनएसी जैसे आप देखते होंगे, तो ये एग्जांपल है एस्पायरेशन साइटोलॉजी का, ठीक। अभी इनके बारे में बहुत ही डिटेल में बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। अभी तक आपने साइटोलॉजी में काम किया है, देखा है चीजों को, ठीक है। डिटेल में अभी आपने चीजों को नहीं पढ़ा है, मैं अभी मानता हूं, चाहे भले आप एलटी करके निकल चुके हो तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई भी है जिसको ये आप क्लास रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाया जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास हो चुकी है, आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी, बहुत ही शानदार, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया, जो थ्योरी की क्लास है आपको इसी तरीके से शानदार तरीके से एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये हो गया एस्पिरेशन साइटोलॉजी। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, मैंने क्या बताया, ये एक कोई लिम्फ नोड है, टिश्यू है, इसको काट लिया गया, इसको क्या करा रहे हैं, इसके बाद में ये स्लाइड है, इस स्लाइड पर क्या कर रहे हैं, टच करा रहे हैं ऐसे, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे टच करा दे रहे हैं, और उसके बाद क्या है, स्लाइड पर प्रिंट आ जा रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल दे रहे हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये 3 आपकी जो है ब्रांचेस हैं, हो गई, ठीक है। आगे चलिएगा, अब सबसे पहली ब्रांच पर हम लोग बात करते हैं, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। क्या है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, समझते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, इस एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स जो है, हम सेल्स का अध्ययन करते हैं, आर विच आर स्पॉन्टेनियसली सेड ऑफ फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस इनटू द बॉडी कैविटी आर फ्लूइड। जो अपने आप से स्वतः जो है सेड ऑफ हो रही हो सेल्स, उनकी सेल्स की स्टडी के लिए किसके अंतर्गत स्टडी होती है, वो एक्सफोलिएट साइटोलॉजी के अंतर्गत होती है, ठीक है। द सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्क्रैपिंग, ठीक है भाई, स्क्रैप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है सेल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ब्रशिंग, ब्रश से, और द वॉश ऑफ बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस का वॉश है, वॉश करके, ठीक है, धुलने से ही, साफ करने से जो वॉश आता है, लेवेज आता है उससे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक इज दैट देयर इज ए इंक्रीज रेट ऑफ एक्सफोलिएशन ऑफ द सेल्स इन डिजीज टिश्यू। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए, जो एक्सफोलिएशन है यानी सेल्स का सेड ऑफ होना है, सेल्स का जो है जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है, सेड ऑफ होती हैं, वो पूछा जा सकता है कि जब डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ एक्सफोलिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट ऐसे छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो क्या हमने बताया कि जब कोई डिजीज हो जाएगी, बीमारी है जैसे, ठीक है, इन डिजीज स्टेट में क्या होगा, एक्सफोलिएशन जो होता है, वो सेल्स का सेड ऑफ जो होता है वो तेजी हो जाता है, रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलिएगा, एप्लीकेशन क्या है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी के, एप्लीकेशन क्या है, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी कहां कहां प्रयोग की जाती है। एक तो सबसे पहले फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, आप जानते हैं, जो सैंपल लेते हैं पैप स्मेयर, ठीक। दूसरा है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। अभी इनके बारे में एक एक चीज के बारे में जानेंगे। रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, उसमें से जो है सेल्स हम लेते हैं एक्सफोलिएट के अंतर्गत। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जीआईटी हमारा होता है, ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
और यूरिनरी ट्रैक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड हो गए, जैसे हमारा प्लूरल हो गया, पेरिटोनियल हो गया, पेरिकार्डियल हो गया, सीएसएफ हो गया एंड सीमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद बक्कल स्मेयर से भी सैंपल लेते हैं, ठीक। एक्सफोलिएशन आपने देखा है, स्पैचुला डालते हैं। स्पैचुला क्या होता है अभी आपको बताते हैं, यार चाट वाला आपने चम्मच देखा है, सेम वैसे ही वुडन का जो है एक जो है स्पैचुला जिसको बोलते हैं वो होता है, उससे क्या करते हैं स्क्रैप करते हैं सेल्स को, ठीक है। तो बक्कल स्मेयर बनाते हैं किसके लिए, सेक्स क्रोमेटिन के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज समझते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में, अभी सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। यहां से देखो कि बॉडी फ्लूइड लिखा हुआ है प्लूरल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, सीएसएफ एंड सीमेन, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, आओ समझो, ठीक है। देखो जब जब हम लोगों ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी है वहां पर हमने बताया है जो हमारी बॉडी कैविटी होती है, देखो इसमें दो होती है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड रहती है, एक तो होती है एब्डोमेन और दूसरी क्या होती है, थोरेसिक होती है, ठीक है। ये जो है ये है एब्डोमेन और ये है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारे नाजुक अंग रखे होते थे, हमने आपको बताया, जैसे अपना हो गया लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। और जहां जहां कैविटी होगी, आप बात याद रखिएगा, जहां जहां कैविटी होगी वहां वहां लाइनिंग पाई जाएगी। क्या बताया, जहां जहां कैविटी होगी वहां वहां लाइनिंग पाई जाएगी, ठीक है। ये होती है मीडियास्टिनम, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी को क्या करती है, डिवाइड करती है। और यहां पर हमारे क्या है, ये भैया दो लंग्स हैं, ठीक है। ये लंग्स हो गए और इन्हीं के बीच में क्या होता है, हार्ट रखा हुआ होता है, ठीक। ये हो गया। अभी नीचे देखिए, जो एब्डोमेन कैविटी होती है, जो क्या होता मैंने बताया एब्डोमेन कैविटी होती है, इसमें भी ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक। यहां भी लाइनिंग होती है। और एब्डोमेन कैविटी में जो ऐसे लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, ये ऐसे पूरी लाइनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये जो पेरिटोनियम हमने आपको बताया है, ऐसे ही लंग्स प्लूरल कैविटी होती है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो कैविटी है, इसके चारों ओर जो है मेम्ब्रेन पाई जाएगी लंग्स के चारों ओर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी के बीच में जो फ्लूइड भरा रहेगा इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, ठीक। ये बात होती है। तो अभी हम इसको बाहर अब बनाते हैं और दिखाते हैं। जैसे क्या है, ये हमने बताया, ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, ठीक। लंग्स हैं, इसके चारों ओर हमने बताया, चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और इस मेम्ब्रेन को मेरे भाई क्या बोल रहे थे, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे थे प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन, ये इसी में जो फ्लूइड भरा रहता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। देखो मैंने शुरुआत से स्टार्टिंग से बताया कि हमारी बॉडी में दो कैविटी होती है, एक थोरेसिक कैविटी होती है, एक एब्डोमेन कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में हमारे नाजुक अंग रखे रहते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है इसको दो डिवाइड करता है, इसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं, कैविटी बताई प्लूरल कैविटी होती है, उसमें हमारा जैसे ही लंग्स धसेगा तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन जो होती है वो आ जाएगी, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। और भी बेसिक से अगर समझना चाहो आप तो ऐसे समझ लो, ठीक। ये देखो ऐसे क्या है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक। इस पर जब भगवान ने क्या किया, ऐसे हार्ट को धसाया, ठीक। ऐसे जब हार्ट को धसाया तो क्या होगा, देखो ये ऐसे क्या होगा, ये ये जो झिल्ली है, ये क्या होगा, कुछ झिल्ली जो है हार्ट पर आकर चिपक जाएगी और कुछ बाहर रहेगी। तो जो बाहर है उसको क्या कह रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक। पैराइटल पेरिकार्डियम जो विसरा पर है यानी आर्गन पर है, विसरा को क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। तो जो इस पर झिल्ली है इसको बोल विसरल पेरिकार्डियम, ठीक। और इसी में जो फ्लूइड भरा रहेगा, इसी में क्या होगा, इसी में जो फ्लूइड भरा रहेगा इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोल देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड।
बोलो भाई अब समझ में आया कि नहीं आया? जो भी फ्लूइड है, लंग्स के जो चारों ओर फ्लूइड पाया जाएगा, लंग्स के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके जो चारों ओर फ्लूइड भरा रहेगा उसको जो है प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। हार्ट है, हार्ट के चारों ओर जो फ्लूइड भरा पाया जाएगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो मेम्ब्रेन होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम, जो चिपकी रहती है, और जो बाहर होती है उसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे यहां पर हमने एब्डोमेन कैविटी बताई, इसमें हमने क्या बताया, इस एब्डोमेन कैविटी में मैंने ये बात बोली कि जो यहां पर झिल्ली होती है, जो यहां पर कैविटी होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। एब्डोमेन कैविटी में आप जानते हैं क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी में स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें होती हैं। सेम वैसे ही यहां पर ही सारी चीजें होती हैं, यहां पर भी ऐसे ही लाइनिंग होती है। ठीक, जो आर्गन पर जो है, जो आर्गन पर लाइनिंग पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसी को क्या कह देंगे, उसको कह देंगे मेरे भाई विसरल पेरिटोनियम। और जो है बाहर जो कैविटी पर होगी उसको बोल देंगे पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक, विसरल पेरिटोनियम और जो बाहर है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है। हम मेनली फोकस कर रहे हैं फ्लूइड पर, तो पहले हमने प्लूरल फ्लूइड पढ़ लिया, पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ लिया। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में देखो सीएसएफ। सीएसएफ मेरे भाई यहां से समझिए, ये क्या है, ये है ब्रेन और ये है आपकी स्पाइनल कार्ड। ठीक ठीक। और मैंने बताया जो सीएसएफ होता है वो ब्रेन में भी पाया जाता है, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कार्ड। ठीक, तो ये दोनों में ही क्या होता है, सीएसएफ पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। ये सारे फ्लूइड थे, एक तो प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, सीएसएफ हो गया। उसके बाद में बाल फ्लूइड कह दें, एक होता है बाल फ्लूइड भी, ब्रोंकियो एवियोलर लेवेज इसको बोलते हैं। स्टार्टिंग में शायद हमने आपको बताया है। ये क्या होता है, ये वास होता है ब्रोंकाई और एल्वोलाई में, जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बाल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, यहां से ये चीज समझ गए फ्लूइड के बारे में। एक एक चीज हमने यहां पर समझ ली है कि कैसे जो हमारे आर्गन होते हैं, जहां जहां जो है, जहां जहां कैविटी होगी वहां वहां लाइनिंग होगी, और जो भी कैविटी में जो है आर्गन रखे हुए होते हैं वहां वहां फ्लूइड पाया जाता है। और फ्लूइड का इनका मेनली काम यही होता है, जैसे फ्रिक्शन से बचाना, प्रोटेक्शन करना, ये सारी चीजें इनका काम होती हैं। तो यहां से हम सारी चीजें समझ चुके हैं, सीमेन आप लोग जानते हैं और ये सारा कुछ। अब हम आगे चलते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक की बात करते हैं। नंबर 1 पर एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में फीमेल जेनाइटल ट्रैक की बात करेंगे। देखो यहां से ये जो हेडिंग की बात है नंबर 1 वाली, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक। आइए, इसमें 3 तरीके से क्या होता है सैंपल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक होता है, इसमें स्मेयर होती है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक से लेते हैं, आर नोन एज पैप स्मेयर। ये तो आपको बताना ही नहीं है। ठीक, पैप स्मेयर बनाते हैं। पहली चीज, एक तो है सर्वाइकल स्मेयर। ठीक, सर्वाइकल एक स्मेयर बनती है जिसको ऑब्टेन करते हैं, किससे लेते हैं, एयर स्पैचुला। एक ऐसा ये स्पैचुला होता है, हमने बताया ये स्पैचुला आपको दिख रहा है, इसी का नाम होता है एयर स्पैचुला। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है एयर्स स्पैचुला। ठीक, इसका नाम होता है। ये इसको वेजाइना के अंदर डालते हैं और इसको 360 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और इस पे ही क्या होता है 360 डिग्री रोटेट करते हैं, तो इसी पर क्या है सेल्स जो है आ जाती हैं। सैंपल लिखा हुआ है रोटेटिंग स्पैचुला 360 डिग्री इंटायर सर्विक्स। उसके बाद में आइडियल किसके लिए होता है, डिटेक्शन के लिए, सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए। और उसके बाद में जब इस पर जो है सेल्स आ जाती हैं और उसको क्या है कन्वेंशनल तरीके से स्लाइड पर क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है पहला, हमने बताया सर्वाइकल स्मेयर बनाने का, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं एयर्स स्पैचुला के द्वारा सैंपल लेते हैं। सैंपल जो है एयर्स स्पैचुला के द्वारा 360 डिग्री रोटेट करते हुए ले लेते हैं। और सर्वाइकल स्मेयर आइडियल डिटेक्शन के लिए पूछा जा सकता है, किसके लिए करते हैं, तो आपको बताना है सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए, पहली चीज। दूसरा जो होता है, एक होती है लेटरल वेजाइनल स्मेयर, एलवीएस बोलते हैं। क्या होता है, एलवीएस, लेटरल वेजाइनल स्मेयर। इसमें क्या होता है, ऑब्टेन करते हैं सेल्स को कहां से, स्क्रैपिंग अपर थर्ड लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना। इसमें जो है वेजाइना की जो अपर थर्ड वॉल होती है, अपर थर्ड लेटरल वॉल्स होती हैं जो वेजाइना की, ठीक है, अपर लेटरल जो थर्ड वॉल होती है वेजाइना की, वहां से सेल्स को लेते हैं। और उसके बाद में ये आइडियल किसके लिए होता है, ये साइटो हार्मोनल असेसमेंट के लिए। अगर पूछा जाए जो साइटो हार्मोनल असेसमेंट है उसके लिए कौन सा सैंपल लेंगे, तो उसके लिए कौन सी जो है स्मेयर को प्रेफर करेंगे आप, सर्वाइकल स्मेयर को प्रेफर करेंगे, लेटरल स्मेयर वेजाइनल स्मेयर को प्रेफर करेंगे, या फिर वेजाइनल पूल स्मेयर को प्रेफर करेंगे, तब आप मेरे भाई बताएंगे लेटरल वेजाइनल स्मेयर प्रेफर करेंगे। ठीक है, एलवीएस इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं साइटो हार्मोनल असेसमेंट में। आप जानते हैं साइटो हार्मोनल असेसमेंट में जो आपका
मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, एवोल्यूशन हो गया, ये सारी चीजों के लिए यहाँ से असेसमेंट इससे होता है। जो हमारी एलवीएस होती है, लेटरल वेजाइनल स्मेयर होती है, इसमें जो है सेल्स होती हैं, सुपरफिशियल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल और पैराबेसल सेल्स, ठीक। और बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, चीजों को जो बेसिक चीजें हैं आपको आनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आगे देखें, तीसरी स्मेयर लिख रहे हैं वेजाइनल पूल स्मेयर कह रहे हैं। वेजाइनल पूल स्मेयर जो है ऑब्टेन की जाती है बाय द एस्पायरेटिंग मटेरियल फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर फॉर्निक्स क्या होता है? देखो मेरे भाई, ये होता है स्पेकुलम, ये आपको दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये होता है स्पेकुलम। देखो निशान लगा देता हूं, ये होता है क्या? स्पेकुलम, ठीक है। इस स्पेकुलम को क्या करते हैं? वजाइना में इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं? डायलेट करा देते हैं। वजाइना क्या होती है? डायलेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, ये वाला, ये एरिया, यहीं से क्या करते हैं? यहीं से क्या करते हैं? सेल्स को ले लेते हैं, यहीं से सैंपल को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डायलेट हो गया, फिर यहाँ से इसको डालते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये ब्रश होते हैं, ये स्पैचुला होता है, ऐसे यहाँ से डालते हैं इसको और यहीं से सैंपल को ले लेते हैं, ठीक। ये इस तरीके से। ये किसके लिए वेजाइनल पूल स्मेयर किसके लिए करते हैं? वेजाइनल पूल स्मेयर जो होता है वो एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका कि वेजाइनल पूल स्मेयर इज आइडियल डिटेक्शन फॉर। आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, साइटो हार्मोनल असेसमेंट, उसके बाद में सर्वाइकल कार्सिनोमा दिया होगा, उसके बाद में एंडोमेटेरियल एंड ओवरियन कार्सिनोमा दिया होगा, उसके बाद में नन दिया होगा। तब आपको टिक लगाना है, एंडोमेटेरियल और ओवरियन कार्सिनोमा के लिए वेजाइनल पूल स्मेयर करते हैं, ठीक, स्मेयर बनाते हैं। ये चीज हो गई यहां से। अभी देखिए कि जो साइटो हार्मोनल असेसमेंट है, आपको हमने 3 सेल बताई थी, ठीक, लिख लेना। पैराबेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल और क्या होती है? सुपरफिशियल सेल। ये पैप स्मेयर में आपको देखने को मिल जाएंगी, यहां पर लिख देते हैं, ठीक, समझ गए? पैराबेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल और उसके बाद में सुपरफिशियल सेल। और ये करती क्या है? हमने बताया, डिटरमाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अदर जो है हार्मोनल स्टेटस, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई 3। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से 3 तरीके से स्मेयर बना सकते हैं। एक तो सर्वाइकल स्मेयर, दूसरी है जो है लेटरल वेजाइनल स्मेयर, तीसरा है वेजाइनल पूल, ठीक, वेजाइनल पूल स्मेयर। हमने इसके लिए बता दिया कि कौन किसके लिए बेहतर आइडियल जो है सैंपल लिया जाता है, वो भी यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। आगे चलिएगा, क्या कह रहे हैं? सैंपलिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। जो अभी हम सैंपल ले रहे थे, कैसे उसको जो है हम स्लाइड पर लेके आएंगे, उसके लिए सैंपलिंग डिवाइस की बात करें तो ये है सर्विक्स। सर्विक्स ब्रश है, ठीक, सर्विक्स ब्रश, ये कंपनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है रोवर्स, उसका है सर्विक्स ब्रश। उसके बाद ये इंडो सर्वाइकल ब्रश है, इंडो सर्वाइकल ब्रश। जब यहाँ से जो है, यहाँ पर आप जो है पोस्टीरियर फोनिक्स से सैंपल लेंगे तो इसको क्या इंडो सर्वाइकल ब्रश से लेंगे, ठीक है, ठीक, इंडो सर्वाइकल ब्रश। उसके बाद ये हमने बता दिया आपको एयर स्पैचुला होता है, वुडन का होता है, ठीक है, एयर स्पैचुला। यहाँ पर ये सैंपलिंग डिवाइस हो गई। आगे चलिएगा, आगे एडवांटेज कह रहे हैं कि पाइप स्मेयर का एडवांटेज क्या है। पाइप स्मेयर का एडवांटेज क्या है? पाइप स्मेयर का मेरे भाई एडवांटेज ये है, ये पेनलेस है और एकदम सिंपल जो है, एकदम सिंपल टेक्निक से यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है और इसमें क्या है? डोंट काज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का भी डर नहीं रहता है। डोंट नीड एनेस्थीसिया, अब जब ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हैं जो एनेस्थीसिया की नीड होगी, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, तो यहाँ पर एनेस्थीसिया का भी प्रयोग नहीं करते हैं। कैन डिटेक्ट कैंसर एंड प्री कैंसर। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो है पाइप स्मेयर किसके लिए करते हैं, क्या उसमें डिटेक्ट करते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि डिटेक्ट कैंसर एंड प्री कैंसर के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कन्वेंशनल तरीके से ऐसे ही पाइप स्मेयर बनाई जाती है। इरेगुलर सेल्स को ऐसे क्या कर देते हैं, उस पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगी? अगर किसी का जो है, किसी की पाइप स्मेयर स्लाइड बनानी है तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपरेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सी शुड नॉट डस्ट द वेजाइना एटलीस्ट ए डे बिफोर। एक दिन पहले से, जैसे कल करना है तो आज से उसको जो है वेजाइना को वॉश नहीं करना है। उसके बाद कह रहे हैं नो इंट्रा वेजाइनल ड्रग नॉट यूज लास्ट 1 वीक। कोई भी इंट्रा वेजाइनल ड्रग का भी प्रयोग नहीं करना है 1 सप्ताह, ठीक है, 1 सप्ताह तक। उसके बाद में ही टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में ही क्या है, उसके बाद में टेस्ट क्या, उसके बाद में ही सैंपल लेना है, उसके बाद में ही पाइप स्मेयर के लिए रेडी करना है। शुड अब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस फॉर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। जैसे कल एग्जामिनेशन होना है तो आज से ही इसको क्वाइटस नहीं करना है, ठीक है, सेक्स नहीं करना है। स्मेयर शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेरे भाई जब जो है
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो तब भी आप स्मेयर नहीं बनाएंगे, तब भी आप स्मेयर का सैंपल नहीं लेंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि क्या होगा, उस टाइम पर ब्लीडिंग हो रही होगी तो बिकॉज आप कंटामिनेशन विद ब्लड, उसमें ब्लड आ जाएगा और इंडो मटेरियल कंपोनेंट भी आ जाएंगे। जब आप जानते हैं कि वेजाइना में ऐसे जो है सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ठीक, इंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं, और यही क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो यही इंडोमेट्रियम जो होती है, यही क्या होता है धीरे धीरे कट कट के क्या होती है बाहर निकलती रहती है। और जब यही इंडो मटेरियल कंपोनेंट आ जाएगा जब आप जो है सैंपल लेंगे, तो इसीलिए क्या है स्मेयर को उस टाइम पर नहीं बनाएंगे, उस टाइम पर सैंपल को नहीं लेंगे जब क्या हो, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, ये हो गई पेशेंट प्रिपरेशन की बात। देखो मेरे भाई, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बस इतना ही नहीं आना चाहिए कि पाइप स्मेयर, अच्छा साइटों में क्या करते हैं, पाइप स्मेयर बनती है, पाइप स्मेयर का सैंपल आता है, हम स्टेन करना जानते हैं हम, और इसमें आगे का काम जो है माइक्रोस्कोपी करना डॉक्टर का काम है। तुम्हारा क्या काम है, सिर्फ क्या स्लाइड लेना, उसके बाद में उसको स्टेन कर देना। अरे मेरे भाई, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आप एक बार सुनिए, पढ़िए, समझ में आएंगी चीजें और मजा आएंगी। अगर आपका इन चीजों में इंटरेस्ट है तो मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें आपको लिखी हुई हैं ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, आगे चलिएगा, पेशेंट प्रिपरेशन की बात हो गई। उसके बाद में देखो, ये कन्वेंशनल तरीका था, मतलब जो अभी तक पुराने जमाने से पैपिनो लुकाउ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पैप स्मेयर जो बनाया उस तरीके से कि इस तरीके से जो है भाई पैप स्मेयर आ सकती है, उसमें प्री कैंसर और कैंसर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी। अब आज के आधुनिक जमाने में क्या है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो है, एलबीसी जिसको बोलते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो है चलने लगा है। ये बेहतर तरीका है, अभी आपको यहाँ पर बताते हैं, ये एक बेहतर तरीका है जिससे क्या है जो है स्मेयर बनती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो ये चीज है आपके टॉपिक, ये आपके उसमें है, हम इसीलिए बता रहे हैं। देखो ये एक तो दो तरीके से जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, यहां पर थोड़ा पढ़ते हैं। जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है वो मोनोलेयर स्लाइड की प्रिपरेशन है। मोनोलेयर स्लाइड प्रिपरेशन ये बेहतर है, क्यों, देखो कन्वेंशनल तरीके से पूरे पूरे में जो है आप देख रहे हैं कि सेल्स लगी हुई है, स्टेन हो गया, एक रेगुलर फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की बात आएगी तो यहां पर एकदम आपको बेहतरीन तरीके से स्लाइड बनेगी मिलकर, यहां पर मोनोलेयर स्लाइड प्रिपरेशन होगा। उसके बाद में ये वाई क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंप्रूव्ड फिक्सेशन है, इसमें फिक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है सेल्स का, डिक्रीज जो है आप करिंग फैक्टर है, उसके अलावा क्या है स्टैंडर्डाइज सेल ट्रांसफर है, सेल का जो ट्रांसफर है, जैसे कहां है वो क्या नाम है, वहां से पाइप स्मेयर बनी, ठीक है, डॉक्टर्स ने पाइप के लिए सैंपल निकाल दिया, अब सैंपल आने में आप तक पहुंचने में क्या हो, सेल वो जो है ड्राई हो जाए, उन्होंने किसी चीज में रख दिया हो, बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसफर करने में, सेल्स खराब हो सकती हैं, ठीक है, सेल और जो आपकी स्लाइड है वो भी खराब हो सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब खराब होने के। लेकिन जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है अभी आपको बताते हैं बहुत ही बेहतर होती है, इसमें इंप्रूव्ड फिक्सेशन होता है, इसमें जो है फैक्टर्स जो होते हैं जो सेल को खराब ना होने दे वो सारे यहाँ पर कम हो जाते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन एक तरीका होता है सेल को ट्रांसफर करने का। अभी जो पाइप स्मेयर में क्या है, केवल और केवल जो स्लाइड आती है, स्लाइड ऐसे ही पकड़ा देते हैं, वो वहां तक भैया मेरे लेके चले जाइए, या क्या करेंगे आप, उसको किसी पॉलीथीन में रख लेंगे, खराब हो जाएगा, उसको किसी पेपर के साथ रैप करेंगे, वो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्या करेंगे। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्डाइज सेल ट्रांसफर का तरीका होता है। अभी आप सुनिएगा, जो एलबीसी सैंपल होते हैं उनमें क्या है, emerge the sampling device into the company while containing the preservative fluid, अभी सुनिए, whereby the cells are preserved and fixed simultaneously, एक साथ ही क्या होती हैं, सेल्स प्रिजर्व भी हो जाती हैं और फिक्स भी हो जाती हैं, unlike the conventional smear where the sample is smeared onto the glass slide and fixed separately। ठीक, दोनों चीजें यहां पर पैप स्मेयर में अलग अलग होती हैं। पहले क्या करते हैं, फिक्स और क्या नाम, स्मेयर को सैंपल को स्लाइड पर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर होती है। टू मेजर लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन, दो जो है मेजर लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन मेथड आर नोन। ठीक है, अभी तक एक होता है थिन प्रेप, दूसरा होता है स्वेयर पैथ। ठीक, थिन प्रेप और स्वेयर पैथ, सुनिएगा, दीज टू मेथड आर डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल। क्वेश्चन यही आएगा, जो स्वेयर पैथ होता है और जो है और जो थिन प्रेप होता है, ये पूछा जाएगा, दीज टू मेथड आर डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल, इनका जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है ऑफ सेल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ऑफ सेल हार्वेस्टिंग, अभी बताता हूं, सेल को निकालने का, ठीक, हार्वेस्ट करने का, बट द प्रोड्यूस सिमिलर प्रिपरेशन, और इनकी जो प्रिपरेशन है वो एक जैसी होती है। लाइन यहां से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीजें अभी आगे देखो, ऐसे नहीं आपको यहां पर केवल पढ़ाने के लिए आए हैं, ये किताब का लिखा हुआ, ये चीजें किताब में भी ऐसे नहीं लिखा होगा, बहुत डीप लिखा होता है, बहुत लंबी लंबी लाइन लिखी होती है, बढ़िया इंग्लिश एकदम बेहतरीन लिखी होती है, उसका भी ये चीजें बहुत सारी कटी हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। लेकिन जो बेहतर आपको चीज है वो यहां पर अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए, पहले लाइन को पहले सुनिएगा, उसके बाद स्वेयर पैथ क्या है। स्वेयर पैथ यहां पर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल की बात करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेडिमेंटेशन यहां पर होता है स्वेयर पैथ में। इन दिस सैंपल इज vertexed and strained to the break the mucus and the large cell groups and then it treated
थ्रू अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है, टू रिमूव द ब्लड एंड डेरिव्स। द सेल पैलेट इज द रीसस्पेंडेड एंड द अलाउड टू सेडिमेंट onto a glass side. This is followed by staining on the prep stain instrument. यहां पर केवल और केवल इनके कहने का यह मतलब होती है, जो स्वेयर पैथ होता है उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेडिमेंटेशन करते हैं। इन सैंपल इज वर्टेक्सेड एंड स्ट्रेन्ड टू ब्रेक द म्यूकस। ये वर्टेक्सेड क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो सैंपल आता है उसको थ्रूली स्पिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, थ्रूली स्पिनिंग करते हैं और रैपिडली सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इसको ये बोलते हैं। देन द ब्रेक द म्यूकस एंड लार्ज सेल ग्रुप, कैसे कोई म्यूकस भी है, लार्ज सेल ग्रुप है, वो भी क्या हो, टूट जाए, ठीक है। देन ट्रीटेड थ्रू अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में डेंसिटी ग्रेडियंट से गुजारते हैं, जहां पर क्या होता है, रिमूव द ब्लड एंड डेरिव्स, जो ब्लड है वो भी निकल जाए, जो गंदगी है वो भी निकल जाए, मतलब जो हमारे काम का नहीं है वो भी यहां पर निकाल देते हैं। उसके बाद में क्या बचता है, सेल पायलेट बचता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सेल पायलेट इज रीसस्पेंडेड एंड अलाउड टू सेडिमेंट ऑन ग्लास। जो सुपरनेटेंट होता है उसको निकाल देते हैं, जो सेडिमेंट बचता है उसी को सेल पायलेट बोलते हैं, उसी को क्या करते हैं, उसी को ग्लास स्लाइड पर ले लेते हैं। और दिस इज फॉलोड बाय स्टेनिंग ऑन प्रेप स्टेन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में प्रेप स्टेन इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें फॉलोड होती। अभी आगे सुनिए, अब बात आती है यहां पर, ये है स्वेयर पैथ, ये टेक्निक है, स्वेयर पैथ टेक्निक है, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये वायल होता है स्वेयर पैथ का, ठीक, स्वेयर पैथ ये वायल होता है, कंपनी की तरफ से ये वायल आता है, इसमें ये सैंपल होता है, इसमें ये ब्रश होता है जिससे सैंपल लेते हैं। जैसे एयर्स स्पैचुला होता था, वैसे ही ये रोवर्स कंपनी का सर्विक्स ब्रश है। इसी को क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये जो वायल है, इस वायल के अंदर, इस वायल के ही अंदर एथेनॉल होता है, ठीक, फिक्सेटिव होता है, एथेनॉल होता है, और ये जो ब्रश है इसी का हेड इसी में छोड़ देते हैं, ठीक। क्या हुआ, सैंपल ले लिया सर्विक्स से, ठीक, सर्विक्स से सैंपल ले लिया, ये सर्विक्स ब्रश है, इसको क्या किया, इसी को जो है वायल के अंदर जो इसका हेड था वो अलग हो जाता है, इसको हेड इसी के अंदर रख के बंद कर दिया। उसके बाद वर्टेक्स मशीन पर इसको लैब में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में ये वर्टेक्स मशीन जो सेल क्लस्टर होती है उसको तोड़ देती है, हमने वर्टेक्स बताया। उसके बाद में प्रिपरेशन डिवाइस होती है जहां पर मिक्सिंग होती है और लेयरिंग होती है। देन उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आप बताया मैंने कि जो है ये बचता है सेल पैलेट, इसको बोलते हैं, ये जो आपको नीचे दिख रहा है सेल पायलेट होता है। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यहां पर होता है। उसके बाद में ये प्रेप स्टेन डिवाइस होती है, यहां पर इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। देन उसके बाद में आप देख रहे हैं एकदम मोनोलेयर सर्कुलर स्मेयर बनके आपके सामने स्वेयर पैथ में आ जाती है। लेकिन कन्वेंशनल तरीके से आप पैप स्मेयर देखेंगे तो कैसी आ रही थी, एकदम इरेगुलर, ठीक। तो ये इसका फायदा है, यहां पर ये चीज हमने बताई। अब इस डायग्राम के तरीके से यहां पर चीजों को समझ सकते हैं। एक दो लाइन जो यहां पर प्रिंसिपल लिखा था वो आप यहां पर हमने आपको मार्क कर दिया कि प्रिंसिपल डेंसिटी ग्रेडियंट सेडिमेंटेशन यहां पर होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन भी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी यहां पर होता है स्वेयर पैथ में, ठीक है। आगे चलिएगा, चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक। आगे देखिए, दूसरा होता है थिन प्रेप। क्या है, थिन प्रेप है, ठीक है। थिन प्रेप में भी ये वायल आता है जिसमें मेथनॉल बेस्ड प्रिजर्वेटिव रहते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसमें सैंपल लेते हैं। इसमें क्या होता है, सैंपल लेने का तरीका, उसमें क्या कर रहे थे, स्वेयर पैथ में जो है उसका हेड अलग हो जाता था ब्रश से, ठीक। ब्रश से क्या होता था, हेड अलग हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, सैंपल लिया सर्विक्स से, उसके बाद में इसमें मेथनॉल में ऐसे ऐसे वॉश कर दिया बस केवल, ठीक। उसके बाद में इसको फेंक दिया, 8 से 10 रोटेशन लगाए, उसके बाद में इसको फेंक देते हैं, मतलब ब्रश को हटा देते हैं। उसके बाद में थिन प्रेप जो डिब्बी है उसको भेज देते हैं। ये ऑटोमेटेड डिवाइस होती है TP2000, ठीक। इस ऑटोमेटेड डिवाइस में इसको लगाते हैं। ये प्रिंसिपल पर काम करती है जहां पर डिस्पर्सन होता है, सेल कलेक्शन होता है और सेल ट्रांसफर होता है। मतलब ये होता है कि इसमें यहां पर जो है सेल जो है किसके अंदर, ये हमारा जो फिल्टर पेपर होता है पॉलीकार्बोनेट का, उस पर चिपक जाता है। उसके बाद में क्या है, स्लाइड पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रिंसिपल यहां पर लगता है, ऐसे काम होता है। तो ये ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड डिवाइस होती है। एक ऑटोमेटेड भी आती है TP5000 करके, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ किस प्रिंसिपल पर देखिए काम होता है, यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव प्रेशर संक्शन दिया जाता है। यहां पर क्या करते हैं, सेल का डिस्पर्सन होता है। पहले सेल्स को क्या करते हैं, डिस्पर्सन का मतलब होता है दूर दूर करते हैं, अलग अलग, ठीक। रोटेट करा दिया, सेल्स ऐसे ऐसे अलग अलग घूमने लगी। देन उसके बाद में क्या है, निगेटिव संक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। निगेटिव सक्शन प्रोवाइड करते हैं तो सेल्स सारी क्या होती हैं, सेल्स इस पर आकर चिपक जाती है, ठीक। और यहां पर जब चिपकती हैं इसका मतलब क्या समझो, यहां पर डिस्पोजेबल जो ये सिलेंडर होता है इस पर पॉलीकार्बोनेट फिल्टर होता है, जिस पर पोर साइज फिल्टर रेट, मतलब एक जो है फिल्टर पेपर का साइज भी होता है उस तरीके से कि कितनी वाली सेल्स इस पर आकर चिपक जाएं और कितना वाला मटेरियल इससे बाहर निकल जाए और कितना वाला मटेरियल इसी पर चिपक जाए। छन्नी देखते हो कुछ बहुत ही महीन आती है, कुछ ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि छन्नी होती है, ठीक, जिससे एक से जो है एकदम दूध छान देते हैं।
एकदम छोटे छोटे भी कण रह जाते हैं। और एक छन्नी आपने देखी जिसमें ईंट पत्थर निकलते हैं, जो आपने गेहूं वेहूं ये सारी वाली देखी होंगी छन्नी, उसी तरीके से, ठीक वो चीज हो गई। तो इस पर सेल्स आकर चिपक जाती हैं, और जब इस पर सेल्स आकर चिपक जाती हैं, इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, और इसी पर ये अपनी होती है स्लाइड, ठीक ये स्लाइड होती है पॉजिटिवली चार्ज, और इसी पर इसको टच कराते हैं और सेल का क्या हो जाता है, इस पर ट्रांसफर हो जाता है, और ये इस तरीके से क्या होती है, सेल स्मेयर बन जाती है। ठीक ये होती है थिन प्रेप। स्क्वायर पैथ हमने बताया और थिन प्रेप बताया, दो तरीके हमने आपको बता दिए, ये आज की डेट में यूज किए जाते हैं। और इसके साइज की बात करें तो स्मेयर का साइज 20 mm डायमीटर के आसपास होता है, और स्क्वायर पैथ में देखेंगे तो 12.5 या 13 mm, ठीक ऐसे इसका साइज होता है, इसका डायमीटर होता है इसका स्मेयर का। ठीक बताइए आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, स्क्वायर पैथ क्या होता है, थिन प्रेप क्या होता है, क्योंकि ये पाइप स्मेयर के एडवांस मतलब जो है, जो कन्वेंशनल तरीके से पाइप स्मेयर बनाते आ रहे थे, ट्रांसफर करते आ रहे थे उस तरीके से, लेकिन यहां पर ये एक तरीका लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का है जो आजकल यूज होता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये आपकी क्लास का है, आपके जो है टॉपिक में है, आपके जो सिलेबस में है उसमें ये आता है। यहाँ पर थिन प्रेप और स्क्वायर प्रेप हमने इसको जो है आप देखेंगे कि अलग अलग करके लिख दिया है, यहाँ से आप इन दोनों में डिफरेंस के हिसाब से चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी कुछ चीजें पीछे जो मैंने बताई वही लिखी हुई है, ये बस आपके लिए यहाँ पर आप चाहते हैं ना कि आपको आसानी हो जाए, वो आसानी यहां पर कर दी है। ठीक आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक। पहले हमने क्या पढ़ लिया था, पहले हमने फीमेल जेनाइटल ट्रैक वाला पढ़ा है सारा कुछ। ठीक पहला आइए देखिए, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक जो है हमने पढ़ लिया है, पहला एप्लीकेशन किसका, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी का। अब हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब क्या है, अब हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक से जो सैंपल लेंगे साइटोलॉजी के लिए उसकी बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले देखिएगा ब्रोंकियोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, स्पुटम हम लोग लेते हैं, बलगम जिसको कहते हैं हिंदी में लिख देते हैं। ठीक ये सैंपल आता है आपके पास बलगम, यहां पर देखिए मोहतरमा जो है बलगम का सैंपल दे रही है। उसके बाद में ब्रशिंग एक तरीका होता है, जैसे हमने वो बताया, ब्रशिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, और ब्रोंकियो एवियोलर लेवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये BAL करके आता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बाल फ्लूइड, क्या कहेंगे कि बाल फ्लूइड क्या होता है, ब्रोंको एवियोलर लेवेज होता है, इसी को बोलते हैं। लेवेज का मतलब कचड़ा कह दो, ठीक मतलब क्या है, पूरा का पूरा कंटेंट जो है निकाल लिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके जो लंग्स के अंदर का, यहां से पूरा आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक का और लंग्स का, ठीक ये जो ब्रोंकियस का और पूरा आपके लंग्स का जो है कंटेंट, ठीक इसी कंटेंट से जो है ले लिया जाए फ्लूइड, यहां से ये आकर क्या होता है, पूरा तरीका होता है, हमने एक क्लास में बताया हुआ है कि यहां से इस तरीके से जो है ये नली डालते हैं, उसके बाद में इसमें जो है सलाइन रहता है उसको अंदर डाल देते हैं, और ये पूरा फ्लूइड जो है जो इसके अंदर भरा होता है ये इसमें जो है स्टोर हो जाता आके है, और इसी में से सैंपल दे दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बाल फ्लूइड बोलते हैं, जो ब्रोंकियो एवियोलर लेवेज होता है। ठीक है, उसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, स्पुटन जो सैंपल होता है वो इजिली ऑब्टेन हो जाता है। भाई बहुत तरीका है, इसमें कोई कुछ भी नहीं होना है कि मॉर्निंग का आपने सैंपल ले लिया, 2-3 बार खांसा और आपको स्पुटम मिल गया। सेलुलर कंटेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। स्पुटम के अंदर आप देखोगे जो खांसता है, अब ये ब्रोंक्यूल जो भी आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाई हैं, वहां से नीचे से ही कंटेंट जो है, जितना कहते हैं ना कि गहरी खांसी है, गहरा खांसी है दादा, गहरा का मतलब है तेजी से खांसी है, अंदर से जो है आ जाए स्पुटम, ठीक अंदर से। तो क्या है, यहां पर पूरा इंटायर रिस्पायरेटरी ट्रैक से सेल्स क्या हो सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, आपको मिल सकती हैं। एटलीस्ट आपको 3 सैंपल लेने हैं, ठीक कम से कम आपको 3 सैंपल लेने हैं, और आपको प्रेफर करना है अर्ली मॉर्निंग का सैंपल। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का सैंपल आपको स्पुटम का प्रेफर करना है। ये बात हो गई रिस्पायरेटरी ट्रैक की। अब आगे चलिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब होता है GIT, ठीक जो आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यहां से अगर जो सैंपल ले रहे हैं, जो यहां से सैंपल ले रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, GIT बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर कोई लीजन है ओरल कैविटी में, क्या है लीजन है ओरल कैविटी में, तब ले गए तो सैंपल क्या होगा, सैंपल लिया जाएगा स्क्रैपिंग विद द मेटालिक या वुडन स्पैचुला या फिर मेटालिक स्पैचुला, इससे क्या होते हैं सैंपल ले सकते हैं। सैंपल कैन ऑब्टेन्ड ओसोफेगस, भाई मेरे ये होती है हमारी माउथ, ये माउथ होता है, उसके बाद ये ओसोफेगस होता है, उसके बाद ये हमारा स्टमक है। ठीक है, तो ये तो हम एसोफेगस से भी ले सकते हैं सैंपल, स्टमक से भी ले सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ले सकते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ले सकते हैं। कहीं से भी जहां पर भी लेजन आपको दिखेगा, जहां पर दिखाएगा वहां से आप सैंपल ले लेंगे। उसके बाद में बाय ब्रशिंग भी कर सकते हैं। आर द लेवेज ड्यूरिंग द फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोपी। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक एक बात बताते हुए चल रहा हूं, ये नहीं केवल पढ़ दिया आप यहां से काम खत्म हो गया आपका, नहीं मेरे भाई, आज आपको यहां पर ये बात लिखी हुई आई, फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोपी। मैं मानता हूं कि चलो आपके कोई काम का नहीं है, काम का है, मैं एक आप कह दें कि फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोपी क्या है, क्या क्यों मैं इसको बारे में पढ़ूं, मेरे भाई ना पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
लेकिन आपको ये जब ऐसे पढ़ लेते हैं चीजों को, एक एक बारे में चीजों को समझ लेते हैं, तो आपको चीजें याद बनी रहती हैं। ठीक, उससे रिलेटेड कभी कोई चीज आ जाती है, कोई एग्जाम में चीज फंस जाती है, तो आप उससे आंसर निकाल देते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोपी जो होती है, फाइबर ऑप्टिक जो इंडोस्कोपी होती है, आप यहां पर देखिए, ये एक फाइबर ऑप्टिक जो है नली होती है, इसको नाक के थ्रू ऐसे पेट में ले जाते हैं, वहीं से आपको दिखता है। ठीक है, वहीं से अंदर क्या होता है, ये डिस्प्ले रहती है, इस पर सारी चीजें दिखती रहती हैं, और जहां पर जैसे घाव है, लेजन है, कुछ भी है, तो वहीं से क्या होता है, वहीं से सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक। आगे चलिएगा, अगला है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक से भी आप सैंपल ले सकते हैं अगर लेजन है कोई भी यूरिनरी ट्रैक में। ठीक है, यूरिनरी सेडिमेंट। ठीक, सैंपल कहां से लेंगे, जो आपका यूरिन है, आप डायरेक्टली कोई भी वाइडेड यूरिन जो है वाइड कर रहा है, तो वो सैंपल आप ले सकते हैं। या फिर जो है कैथरेटर जो डालते हैं, कैथराइज यूरिन, किसी के मान लो पेशेंट है, पड़ा हुआ है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, या यूरिन ने दिक्कत है, उसको उठने में, टांग पैर हाथ जो भी टूट गया हो, XYZ, ये कैथरेटर पड़ा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है बैग होता है, इसी में यूरिन कलेक्ट होती रहती है, आप यहां से भी सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा वॉशिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहां पर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका भी वॉश आप ले सकते हैं। ठीक, जो किसके द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्टेन बाय साइटोस्कोपी। ठीक, सॉरी, सिस्टोस्कोपी। क्या होता है, सिस्टोस्कोपी, ये एक जो है सिस्टोस्कोप यंत्र होता है। क्या होता है, ये एक सिस्टोस्कोप यंत्र होता है, और इसी को क्या है, इसी को ब्लैडर में डालते हैं, और उसके बाद में जो सेम प्रोसीजर जैसे होता था, वैसे ही यहां पर बैग लगा रहता है, और इसी में आकर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। यहां से देखते हैं कि कहां पर लेजन है, क्या है, और उस तरीके से सैंपल को एकत्र कर लेते हैं। तो अगर एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई इंफेक्शन है, लेजन है, घाव है, या तो उसके लिए यूरिन, किसी के कैथरेटर पड़ा है तो उससे यूरिन, या फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर से वॉशिंग, तो सिस्टोस्कोप से क्या करते हैं, वॉशिंग फ्लूइड भी ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गई यूरिनरी ट्रैक। उसके बाद आगे बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी के अंदर हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिक सेल्स, हमने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सेल्स जो होती है सेट ऑफ रहती हैं, उस फ्लूइड में भी हम लोग सेल्स को देख सकते हैं। तो जो भी हमने बताया, अब आपको बस केवल आपको बताना है, फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल, फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल मतलब कि लंग्स का प्लूरल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जो आपका पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड था, वो हो गया पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल, ठीक, जो कैविटी जो पेरिकार्डियल है, उसके जो है, उसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जा रहा है, वो सारा कुछ जो किसमें आएगा, वो सारे कुछ यहां पर हम लोग फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड का जो है सेल्स यहां से देख सकते हैं। ऑब्टेन्ड बाय द पैरासिंथेसिस। ये पैरासिंथेसिस क्या है, ये पैरासिंथेसिस क्या है, ये पैरासिंथेसिस मेरे भाई इसी को बोलते हैं कि फ्लूइड का, पैरासिंथेसिस किसको बोलते हैं, पैरासिंथेसिस इसको मेरे भाई बोला जाता है कि जो हम लोग फ्लूइड ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरासिंथेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलिए, कह रहे हैं जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, वो एटलीस्ट 50 से 100 ml ऑफ फ्लूइड निकालना चाहिए आपको, या फिर एस्पायरेटेड किया जाना चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 ml। ठीक है, 50 से 100 ml फ्लूइड जो है एस्पायरेट किया जाना चाहिए, अगर फ्लूइड की बात हो रही हो तो। इफ डिलेड इज एंटीसिपिएटेड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये जो है सैंपल देर में पहुंच पाएगा, या सैंपल हमारे पास थोड़ी अभी समय लग जाएगा, तो अगर ऐसी बात है, जो सैंपल आपके पास आया है, उसमें आपको क्या करना है, शुड बी एंटीकोगुलेट, शुड बी एंटीकोगुलेट। ठीक है, ऐड कर देना चाहिए उसमें, एंटीकोगुलेट मिक्स कर देना चाहिए। यही क्वेश्चन आपसे आएगा, एंटीकोगुलेट की बात की गई है, तो कौन सा, EDTA जब आप मिक्स करेंगे तो 1 मिलीग्राम पर ml, जैसे आपके पास 1 ml सैंपल आया, ठीक, 1 ml, तो आपको 1 मिलीग्राम EDTA उसमें मिक्स कर देना है। या फिर 3.8% सोडियम सिट्रेट, 1 ml बाई 10 ml। ठीक, 1 ml बाई 10 ml, मतलब इसका मेरे भाई ये हुआ, अगर 10 ml आपके पास फ्लूइड आया है, तो उसमें 1 ml आप 3.8% सोडियम सिट्रेट आप मिक्स करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बॉडी फ्लूइड में देखते हैं कि फ्लूइड शुड बी सेंट्रीफ्यूज्ड। जो अगर आपके पास फ्लूइड आएगा, उसको आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्मेयर प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द सेडिमेंट। आपने तरीका आपको मालूम है, फ्लूइड आपके पास आया, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो आपकी नीचे जो है, जो सुपरनेटेंट है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो आपके पास सेडिमेंट बचा है उसको क्या कर लेंगे, स्लाइड पर ले आएंगे, और जब स्लाइड पर ले आएंगे, स्मेयर आपकी बन जाएगी, देन आप उसका जो है एग्जामिन करेंगे। ये बात यहां पर आपको पता है। उसके बाद कह रहे हैं, इफ द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन 1 ml, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 1 ml से यानी 1 ml से कम सैंपल आया हुआ है, देन इट बी सब्जेक्टेड टू द साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज।
किसमें? तब हम लोग इसको भेज देंगे साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज स्मेयर प्रिपरेशन में। अभी हम आपको बताएंगे जो साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज होता है जिससे स्मेयर तैयार की जाती है, उसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इस बात को, लेकिन याद रखिएगा यहां पर मेरे भाई कि अगर 1 ml से कम फ्लूइड आपके पास आया है तो उसको किसमें जो है उसको मेरे भाई भेज दिया जाएगा साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज स्मेयर प्रिपरेशन, उससे तैयार की जाएगी। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम सैंपल आया है और उसमें अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कहां कैसे सेल्स निकलेगी, कैसे आप जो है स्मेयर बनाएंगे, नहीं बन पाएगा। तो उसका एक तरीका है बेहतर, ये साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज स्मेयर प्रिपरेशन। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे यहां पर बात करते हैं कि 6वें नंबर की बक्कल स्मेयर फॉर सेक्स क्रोमेटिन। जो बक्कल स्मेयर सैंपल लेते हैं किसके लिए करते हैं? फॉर द सेक्स क्रोमेटिन के लिए करते हैं। सेल्स जो है वो कलेक्ट की जाती हैं बाय द स्क्रैपिंग द चीक्स विद कॉटन सैप। आप देखते हैं ऐसे जो है स्टार्टिंग में है, हमने डायग्राम लगाया था जिसमें आप देख रहे थे चीक से सेल्स को स्क्रैप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद विद द कॉटन सैप एंड द सस्पेंडेड इन वाटर, उसके बाद में मेरे भाई स्मेयर बना लेते हैं। उसके बाद स्टेन कर लेते हैं किससे? मेथिलीन ब्लू से। उसके बाद में भाई मेरे माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आगे यहां पर एक बात आपको पूछनी चाहिए कि ये जो बक्कल स्मेयर है सेक्स क्रोमेटिन कैन बी यूज, किसके लिए यूज करते हैं? इसको जो है यूज किया जाता है कंफर्मेशन पेशेंट सेक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो बक्कल स्मेयर होती है इसका प्रयोग करते हैं कंफर्मेशन ऑफ पेशेंट सेक्स का कंफर्मेशन करने के लिए। और ये किसकी उपस्थिति में, यानी कैसे इसका पता लगाते हैं? ये द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। आगे देखिएगा, फीमेल्स हैव टिपिकली, उनके पास 1 बार बॉडी पर सोमैटिक सेल्स होती है, वाइल मेल्स हैव नन। जनरली बात करेंगे और वैसे भी बात करेंगे, मेल्स के पास में बार बॉडी नहीं होती हैं। अभी आपके बताते हैं, आगे बात सुनिए। बक्कल स्मेयर जो स्टेन है, पूछा जा सकता है कभी कभार, ठीक है, कि ये मेथाइलिन ब्लू तो स्टेन करते हैं, इसके अलावा बक्कल स्मेयर के लिए कौन सी स्टेन की जा सकती है? या इनमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए होंगे, इनमें से आपको बताना है कौन सी बक्कल स्मेयर के लिए स्टेन नहीं करते हैं। ठीक है, या इनमें से कौन सी करते हैं? तीनों आपके सामने दी गई, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा तो आप फंस जाएंगे। और थ्योरी यहां पर मैं करा रहा हूं, बेसिक से करा रहा हूं, जीरो से करा रहा हूं, आपको ये सारी चीज बताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बक्कल स्मेयर स्टेन की बात करें तो बेसिक फ्यूजन स्टेन हो गया, सोर्स स्टेन हो गया और ओरेसिन स्टेन हो गया। देखो एक बार नाम पढ़ लोगे ये चीज याद हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, जब एग्जाम में आप ऑप्शन देखेंगे तो चीजें आपकी निकल जाएंगी। ठीक, तो यहां पर 3 आप स्टेन और भी याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बेसिक फ्यूजन स्टेन, सोर्स स्टेन और ओरेसिन स्टेन बक्कल स्मेयर के लिए स्टेन करते हैं। आगे देखिए, जो मैंने अभी बताया, क्या बताया कि जो बक्कल स्मेयर सेक्स क्रोमेटिन के लिए कर रहे थे तो किसकी प्रेजेंस में ये हो रहा था? ये बार बॉडी की प्रेजेंस में हम लोग बता पा रहे थे। तो ये बार बॉडी होता क्या है यहां पर समझते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडी जो होता है इन फीमेल में 1 of 2 एक्स क्रोमोसोम इज रैंडमली इनएक्टिवेटेड एंड द कंडेंस इनटू द बार बॉडी। देखो मेरे भाई यहां पर समझो, ये है मेल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रोमोसोम XY, और फीमेल में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, यही तो होता है, इसी से तो हम डिसाइड करते हैं ये क्या है, Y से मेल, और इससे डिसाइड करते हैं XX क्या है, फीमेल। ठीक, क्या होता है? फीमेल, ये डिसाइड करते हैं। अभी ये बताया कि जो X होता है, ये जो यही X क्या हो, एबनॉर्मेलिटी हो जाए, और यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यही कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोल देते हैं बार बॉडी में। किसमें बोल देते हैं? इसी को, यही कन्वर्ट किसमें हो जाता है? इसी को बोल देते हैं बार बॉडी। मतलब मेरे भाई मैंने क्या कहा? मैंने ये बताया कि जो ये X होता है, जो ये X होता है, अगर ये रैंडमली इनएक्टिवेटेड हो जाए, क्या हो? रैंडमली किसी भी तरीके से ये इनएक्टिवेटेड हो जाए और कंडेंस हो जाता है। ठीक, इसी को ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यही बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बार बॉडी बोला जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंकेज जीन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। एक ये भी बात यहां पर है, अगर देखो यहां पर कह रहे हैं कि मेल में केवल और केवल क्या होता है? 1 X होता है, फीमेल में 2 X रहेंगे, फीमेल में 2 X रहेंगे। कभी अभी आपको एग्जांपल बताएंगे, यहां पर 3 हो जाएंगे, तो ये इक्वलिटी नहीं रहेगी। तो इक्वलिटी के लिए ही ये कह देते हैं कि जो बार बॉडी, मतलब जो इनएक्टिवेटेड हो गया वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो गई, यही बात यहां पर लिखी थी। ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो बार बॉडी हैं वो इंडिकेट करती हैं एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। मतलब 1 बार बॉडी है तो इसका मतलब 1 X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, 2 बार बॉडी है इसका मतलब कि 2 X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गए। जैसे कि बात करते हैं इंडिविजुअल विद ट्रिपल X सिंड्रोम, किसी के अंदर ट्रिपल X सिंड्रोम हो गया है, यानी उसके अंदर 3 X पाए जा रहे हैं, जैसे ये। तो अगर 3 X पाए जा रहे हैं तो उसमें क्या हो सकते हैं? उसमें 2 बार बॉडी होंगे, ये 2 इनएक्टिव हो जाएंगे, X और X, तो 2 बार बॉडी हो जाएंगे। अभी बात करते हैं जो टर्नर सिंड्रोम होता है X, जिसमें क्या होता है? जिसमें केवल सिंगल X होता है।
अब उसमें देखोगे एक ही एक्स है वो एक्टिवेट रहेगा, दूसरा तो है नहीं, तो इसके पास बार बॉडी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद में एक्स क्रोमोसोम इन मेल, मेल की बात करेंगे एक्स्ट्रा एक्स, जैसे ये क्लिनीफिटर सिंड्रोम की बात करेंगे तो यहां पर दो, यहां पर दो एक्स हो गए, ठीक, एक इनएक्टिव हो जाएगा, यहां पर एक बार बॉडी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बताने का देखो, सारी चीजें अगर बार बॉडी से आ गई हैं चीज तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या दिक्कत है, और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा आपके सिलेबस में है, चिंता मत कीजिएगा, आपके आउट ऑफ सिलेबस एक भी बात हम यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, सारे कुछ आपके जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ सिलेबस ओरिएंटेड ही बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वेजाइनल स्मेयर कैन आल्सो यूज, ठीक है, सेक्स क्रोमेटिन के लिए वेजाइनल स्मेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है, ठीक है। फीमेल बॉर बॉडी की बात करें तो इसमें 40 से 20% न्यूक्लियाई फीमेल बॉर बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, मेल में मैंने बताया कि ना के बराबर बात करेंगे तो 2% न्यूक्लियाई, ठीक है। हो गई यहां तक बात सेक्स क्रोमेटिन की। आगे चलिएगा, फिक्सेशन ऑफ स्मेयर इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, आपके डिप्लोमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो फिक्सेटिव या फिर फिक्सेशन, फिक्सेटिव यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी, ठीक, फिक्सेटिव यूज्ड इन साइटोलॉजी, फिक्सेटिव यूज्ड इन हेमाटोलॉजी, ये आपको वहां पर लिखने आता है, लिखने के लिए आता है, पेज 26 पेज की आपकी कॉपी आती है, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, आपको लिखने रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको चीज बताई है, ये सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप डीएमएलटी कर रहे हो, चाहे आप बीएमएलटी कर रहे हो, और चाहे आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन की, कोई भी XYZ एग्जाम देने वाले हो लैब टेक्नीशियन का, थ्योरी की क्लास है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वही तरीके से अगर आप ये पढ़ लेंगे, आप चाहे डिप्लोमा कर रहे होंगे उस टाइम पर अगर आपको लिखने को आ जाए बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए XYZ, ये आप 1.5-2 घंटे की क्लास जो भी हो जाए, अभी तो नहीं पता कितनी देर तक जाएगी क्योंकि 50 स्लाइडें हैं, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद में जो भी क्वेश्चन साइटों से आ जाएगा आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो स्मेयर हमने बना ली है, ठीक है, उसको फिक्स करना है, तो पैप स्मेयर जो होती है उसको वेट फिक्स करते हैं, ठीक। वेट फिक्स की बात है कि इसमें कोई फिक्सेटिव यूज करते हैं, ठीक, कोई फिक्सेटिव यूज करते हैं, वेट फिक्स, ठीक है। पूछा जाता है पाइप स्मेयर आर वेट फिक्स, ड्राई फिक्स, ये चीज इसीलिए यहां पर लिखी हुई है। जो पाइप स्मेयर वेट फिक्स की बात करें तो स्मेयर आर इमर्स्ड यानी डिबो दी जाती है इन फिक्सेटिव विदाउट अलाउइंग देम टू ड्राई, उसको सूखने नहीं देते हैं और बिना सूखे हुए उसको किसमें, फिक्सेटिव में क्या करते हैं, डुबा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कह रहे हैं पैप स्मेयर, हिंदी में भी लिखा हुआ है पैप स्मेयर को वेट फिक्स किया जाता है, अर्थात स्मेयर को सूखे दिए बिना ही फिक्सेटिव में डुबोया जाता है। अब बताओ मेरे भाई, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में आपको हम समझा रहे हैं, सारी चीजें आपकी फेवरेबल कंडीशन में है। जब मैंने हिस्टोपैथोलॉजी वाली क्लास कराई थी आपने कहा था कि सर हिंदी में जो क्या नाम व्हाइट उस पे जो है स्लाइड रखिएगा, ब्लैक पे जब हम प्रिंट आउट कराते हैं तो ब्लैक पे आता नहीं है, तो मैंने व्हाइट कर दिया। एक चीज आपने बोली कि हिंदी भी ऐड कर दी जाए, तो मैंने यहाँ पर हिंदी भी ऐड कर दी। सारी चीज आपके लिए फेवरेबल तरीके से है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही हैं मेरे भाई। मैं आपसे बोलता हूँ पेड वर्जन भी अगर आपने किसी का पेड बैच ले रखा हो, साइटोलॉजी की इस तरीके से क्लास, ऐसा कंटेंट इतना डिटेल में आपको चीजों को कहीं पर भी बताया गया हो, आप बता दीजिएगा, ठीक है। चैलेंज करता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर ऐसा मिलता है तो गारंटी मेरी है इससे बेहतर और तरीके से, इससे और भी बेहतरीन तरीके का जो है आपको एमसीक्यू के साथ में डिटेल में करवा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर चीजों को करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और चीजों को, भाई मेरे बात यह है कि जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें कंटेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि कहीं भी आपको पीडीएफ नहीं मिलती थी, लेकिन आपके मनीष भाई पटेल आ गए हैं तो अब आपको पीडीएफ भी कई सारे लोग प्रोवाइड करने लगे होंगे, क्योंकि अभी तक नहीं मिलती थी मुझे पता है, लेकिन यही आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, ठीक है। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, चाहे वो पेपर हो, सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाता है, वो मैं देता हूं आपको। और मेरे देने के बाद से ही कई सारे लोगों ने देना शुरू कर दिया होगा, आपको मिल रही है, मैसेज आते हैं तो पता चल जाता है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को बनाए रखिएगा, ऐसे ही हम बेहतरीन कंटेंट आपको देते रहेंगे, आप इन चीज़ों को शेयर करते रहिएगा, तो जो आपका कोर्स भी चल रहा है 4-4 हज़ार का, उसको भी कम करा देंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आगे देखिएगा, स्मेयर टू बी स्टेन्ड बाय द रोमैनोवास्की स्टेन आर एयर ड्राई, ठीक, एयर ड्राई की बात कर रहे हैं। जो रोमैनोवास्की स्टेन जहां पर जो करेंगे उसके लिए हम जो है स्मेयर को एयर ड्राई करेंगे, ठीक है, इसके लिए जो है स्मेयर एयर ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। फिक्सेटिव कौन से यूज किए जाते हैं, आइदर इक्वल पार्ट ऑफ ईथर एंड द 95% एथेनॉल। फिक्सेटिव मोस्ट कॉमन जो फिक्सेटिव आपको दिखेगा, मतलब पहले जो दिखता था जिसको पैपिनो कोलाउ ने यूज किया था, वो इक्वल पार्ट ऑफ ईथर एंड 95% एथेनॉल को प्रयोग किया था। उसके बाद में 95% एथेनॉल अकेले भी प्रयोग किया जाता है, 100% मेथनॉल भी प्रयोग करते हैं, और देखेंगे 85% आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी प्रयोग किया जाता है फिक्सेटिव के लिए, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिएगा, जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन टाइम कितना होना चाहिए, 10 से 15 मिनट एट ए रूम टेम्परेचर
इज एडुकेट पर्याप्त होता है, ठीक है। स्मेयर शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इन द फिक्सेटिव सोल्यूशन इन कैप्लिन जार। जैसे अगर आप जो है स्लाइड को भेज रहे हैं, ठीक, स्लाइड को भेज रहे हैं, तो इस स्लाइड को इस कैप्लिन जार में रख के फिक्सेटिव के साथ में देन आप इसको ट्रांसपोर्ट करिए लेबोरेटरी में, ठीक है, ताकि सेल्स की मार्फोलॉजी और सेल्स खराब ना हो, ठीक। ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे चलिएगा, स्टेनिंग ऑफ द एस्मेयर इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। यहां पर हम बता रहे हैं जो पैप स्टेन होती है, जिसको पैपिनोक्लाव स्टेन, और H&E स्टेन होती है, जिसके लिए वेट फिक्स स्मेयर, ठीक, जिसको वेट फिक्स करते हैं। रोमेनोवास्की स्टेन के लिए हम लोग एयर ड्राई स्मेयर बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, एयर ड्राई जो है फिक्स करते हैं, एयर ड्राई तरीके से उसको सुखा देते हैं, मतलब रख देते हैं एयर में, खुले में, वो सूख जाती है, देन उसके बाद में हम लोग स्टेन करते हैं। यहां से ये बात हो गई। देखो कितने सुंदर तरीके से डायग्राम को यहाँ पर पीपीटी को बनाया गया, ताकि आप जब उसको पढ़ें और देखें आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं, समझ में आए। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको स्लाइड भी नहीं कहीं मिलती होगी, ये भी आप देखिएगा। इस तरीके से इतनी बेहतरीन क्वालिटी भी नहीं मिलती होगी। कंटेंट की क्वालिटी को आप दूर ही रखिए, ये क्वालिटी भी आपको कहीं नहीं मिलती हो। इस तरीके से टाइप हुआ कंटेंट एकदम बेहतरीन तरीके का, जो आप तक ऑडियो इतनी बेहतरीन हो, वीडियो क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो, ये भी नहीं कहीं मिलता होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर, मनीष भाई पटेल पर आपको मिलता होगा। चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब पैपिनोक्लाव स्टेन की बात करते हैं, पैप स्टेन जिसको कहते हैं, PAP, पैपिनोक्लाव स्टेन। यहां पर जो है दिस इज द बेस्ट स्टेन फॉर द रूटीन साइटो डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है। इन दिस हिमोटॉक्सिलिन गिव द न्यूक्लियर स्टेन। इसमें जो है पैप स्टेन में हिमोटॉक्सिलिन का भी प्रयोग करते हैं, वो न्यूक्लियर को स्टोन करता है। उसके बाद में जो OG6 होता है और EA50 जो इओसिन एज्योर होता है 50, और यहां पर भी एक और होता है 36, ठीक है। उसमें थोड़ा सा जो है, जो इसमें कंटेंट होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक, उसकी बात बाद में करेंगे। इओसिन एज्योर 50 और इओसिन एज्योर 30 को होता है, जो ये क्या करते हैं, ये दोनों साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन होते हैं। न्यूक्लियर स्टेन कौन करता है, हमारा हिमोटॉक्सिलिन करता है। OG6 और EA50 या ES36 जो है वो साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन होते हैं। अब देखिए जो पैप स्टेन होती है, जो पाइप स्टेन होती है, यहां पर प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रोसेस ये कह रहे हैं पहले फिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद में एल्कोहल में उसको डालते हैं 90%, 70%, 50% ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद हिमोटॉक्सिलिन में डालते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, टैप वाटर से वॉश करते हैं, देन उसके बाद HCl में रखते हैं 2 से 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में फिर उसको टैप वाटर में डालते हैं, देन उसके बाद फिर उसको एथिल एल्कोहल में 50%, 70%, 90% ऐसे उसको ले जाते हैं। उसके बाद में इओसिन OG6, ठीक है, 2 मिनट के लिए उसमें रखते हैं, देन उसके बाद फिर 90% अल्कोहल में 8 से 10 डिप लगाते हैं, देन उसके बाद में इओसिन एज्योर होता है, उसको जो है लेते हैं 2 से 5 मिनट के लिए, देन जाइलिन में जो है 2 से 5 मिनट के लिए, देन जाइलिन के 5 डिप करने के बाद में DPX से माउंटिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हो गई पैप स्टेन। देखो मेरे भाई, ये जो यहाँ पर स्टेन रखी हुई है, ये आपको कहीं ना कहीं, देखो जब आप कर रहे होंगे कहीं लैब में, तो वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जैसा उनका स्टेन चाहिए, कि कैसी कितनी विजुअलिटी है, कैसी उनकी माइक्रोस्कोप है, कैसा दिखता है, उस तरीके से यहाँ पर टाइमिंग जो है वो अपना अपना डिफरेंट कर लेते हैं। टाइमिंग मैटर नहीं करेगी, किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको बस और बस यही चीजें पूछी जाएंगी कि हिमोटॉक्सिलिन न्यूक्लियर स्टेन देता है, OG6 और EA जो 50 होता है, इओसिन एज्योर 50 की जो बात करोगे, तो यहां पर यही पूछा जाएगा, ये साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन होते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर देख लीजिएगा कि जो इओसिन एज्योर होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे यही आ जाता है, पूछ दिया जाता है इसके अंदर कौन कौन सी और डाई होती हैं। तो देखो मेरे भाई, यहां पर बात करोगे तो इओसिन एज्योर के अंदर पहली डाई की बात करोगे तो यहां पर होता है इओसिन वाई। क्या होता है, इओसिन वाई होता है। उसके बाद बिस्मार्क जो होता है, बिस्मार्क ब्राउन होता है। देन उसके बाद बात करोगे तो मेरे भाई यहां पर होता है लाइट ग्रीन SF येलोइस, ठीक, ये डाई इसमें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज भी आप मेरे भाई समझ गए हैं। अब आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं। पैप स्टेन आपने समझ ली, H&E स्टेन जैसे ही हिस्टोलॉजी में होती है, सेम वैसे ही यहां पर भी करते हैं। हिस्टोलॉजी हमने आपको करा दी है, आप देख लीजिएगा, जिसमें हिमोटॉक्सिलिन न्यूक्लियर स्टेन होता है और इओसिन जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद रोमेनोवास्की स्टेन की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन जो आपसे पूछा जाएगा वो कहेंगे रोमेनोवास्की। साइटो में किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना होगा MGG, ठीक है, ठीक, MGG प्रेफर की जाती है, MGG, लेकिन उसमें लीसमैन भी हो गया, जिम्सा भी होगा, इसका भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए साइटो में रोमेनोवास्की स्टेन कौन सी है मोस्ट कॉमन, तो आप बताओगे MGG, मेग रुलांड जिम्सा, ठीक है।
आगे देखिएगा, आगे है एस्पायरेशन साइटोलॉजी। अभी हम लोग किसकी बात कर चुके हैं, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एस्पायरेशन साइटोलॉजी। एस्पायरेशन साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड जिसको एस्पायरेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी बात इसमें की जाएगी। एस्पायरेशन साइटोलॉजी में जो इन दिस स्टडी सैंपल आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिजीज टिश्यू बाय द फाइन नीडल एस्पायरेशन। क्या होता है, जो फाइन नीडल एस्पायरेशन आपने सुना, एफएनएसी जो करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक, वो करेंगे। या फिर इसको एक और नाम देते हैं एस्पायरेशन बायोप्सी साइटोलॉजी, एबीसी, ठीक है। देखो फुल फॉर्म पर बहुत ही ध्यान दिया करिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके फुल फॉर्म से भी आते हैं। एस्पायरेशन बायोप्सी साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन क्या होता है एफएनए का, जो फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। एफएनए इज अप्लाइड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैल्पेबल एज वेल नॉन पैल्पेबल लीजन। ये पैल्पेबल क्या है, ये नॉन पैल्पेबल लीजन क्या है। अभी तक आपने इतना समझा था कि एफएनएसी की जाती है, कोई गांठ वांठ दिख जाए तो उसमें एफएनएसी कर देते हैं, ये आपने अभी तक देखा था, सुना था, पढ़ा तो है ही नहीं। तो अब यहां पर आपको पता चला जो एफएनएसी होती है वो एस्पायरेशन साइटोलॉजी के अंतर्गत आती है, और एफएनए जो करते हैं वो पैल्पेबल और नॉन पैल्पेबल मास के लिए करते हैं, लेजन के लिए करते हैं। अब आओ समझते हैं ये पैल्पेबल मास और नॉन पैल्पेबल मास क्या होता है। देखो मेरे भाई नाम से पता चल रहा है, पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब हो दबने वाला। जैसे किसी के यहाँ पर लिम्फ नोड हो, ठीक, गांठ, तो आप ऐसे करते हैं, दबाते हैं, वो दब जाती है, यानी आपने उसको फील किया, टच करके फील किया, टच किया, फील हो गई आपको, तो इसी को बोलते हैं पैल्पेबल, ठीक। तो यहां से ही पैल्पेबल का मतलब आपके सामने निकल के क्या आया, आपने इसका मतलब क्या समझा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है इसको कैन बी फेल्ट बाई टच, फेल्ट बाई टच, छूने से आपको पता चल जाए। तो नॉन पैल्पेबल का मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब तो यही निकल के आ गया, कांट फील, जिसको छूने से आपको महसूस ना हो, आपको पता ना चले, वो कैसा होगा, वो नॉन पैल्पेबल मास होगा। अब लेजन की बात कर रहे हैं, ये लेजन क्या होता है, लेजन क्या होता है आप बताएंगे। लेजन देखो घाव जिसको कह दें, या फिर चेंज इन टिश्यू, क्या कह दें, चेंज इन टिश्यू, इसको क्या बोल देंगे, लेजन बोल देंगे, चेंज इन टिश्यू। इसी को क्या मेरे भाई बोलेंगे, इसी को मेरे भाई बोल देंगे इसी को बोल देंगे लेजन। कोई भी टिश्यू में चेंजमेंट आ जाए उसी को क्या बोल देंगे, उसी को मेरे भाई लेजन बोल देंगे। देखो अब चेंज में क्या हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, जैसे कि इस टिश्यू में ग्रोथ हो जाए, क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, उसके अलावा कोई सिस्ट पड़ जाए, गांठ हो जाए, या फिर ट्यूमर बन जाए, इसी को क्या कहेंगे, इसी को चेंज इन टिश्यू। इनमें से कोई भी चीज हो जाए, ग्रोथ हो जाए एक्सेसिव मतलब बड़ा होने लग जाए, सिस्ट बन जाए, गांठ बन जाए, ट्यूमर बन जाए, तो इसी को क्या बोल देंगे, इसी को चेंज इन टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो मैंने बात लिखी, आप क्या जानते हैं कि सिस्ट क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, क्योंकि बार बार तो साइटोलॉजी की हम क्लास लेंगे नहीं, और बार बार ये चीज आपके लिए आपके सामने आएंगी। कहीं आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई आपसे पूछ देता है कि ट्यूमर लिखा हुआ, ये सिस्ट लिखा हुआ, क्या अलग अलग होता है, क्या होता है ये ट्यूमर, क्या होता है ये सिस्ट, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई मेरा ये मानना है, आपको जो भी चीज आपके सामने पढ़े, जो आपके सिलेबस में है, एक एक वर्ड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतना नहीं कि आप पीएचडी कर रहे हैं उतना नहीं जानकारी लेनी है, कि छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला, सिस्ट क्या होता है, सिस्ट भी गांठ होती है, ट्यूमर भी गांठ होती है, लेकिन तो देखो सिस्ट में आप जब देखोगे तो सिस्ट में क्या होगा, जनरली आपको छोटी सी गांठ दिखेगी, जनरली की बात कर रहे हैं, छोटी गांठ। ट्यूमर का मतलब बड़ी गांठ, छोटी भी हो सकता है ट्यूमर, लेकिन और मेन डिफरेंस समझते हैं। जो मेरे भाई सिस्ट होता है वो जनरली बेनाइन होता है। अब बेनाइन और मेलिग्नेंट क्या होता है अभी आपको बताते हैं, ठीक। जनरली क्या होगा, बेनाइन होगा। ट्यूमर की बात करोगे तो ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है या फिर मेलिग्नेंट भी हो सकता है, ठीक, दोनों हो सकते हैं। अब ट्यूमर में जो ग्रोथ है, ट्यूमर में जो ग्रोथ होगी वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा किसमें, ट्यूमर में। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट में क्या हो सकता है, सिस्ट में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ आपको मिल सकती है, कैसी, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ आपको मिल सकती है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है,
एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का मतलब जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन का मतलब है कि धड़ाधड़ 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 सेल डिवाइड होती जा रही है, और किसी भी सेल के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए उसका मतलब क्या है, उसमें कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर सिस्ट की और ट्यूमर की, यानी कोई भी चेंजमेंट टिश्यू में हो रहा है तो, या कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई भी सिस्ट बन जा रही है, कोई भी ट्यूमर बन जा रहा है, ये सब पैल्पेबल मास लेजन के मतलब यही होता है। अब देखो यहां से बेनाइन और मेलिंगेंट की बात कर दी गई, तो हम आपको बताते हैं ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं बेनाइन ट्यूमर और दूसरे होते हैं मेलिंगेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की हमने बात करी तो ये होते हैं नॉन कैंसरस, ठीक, और मेलिंगेंट की बात करोगे तो ये होता है कैंसरस। आपने साइटों की रिपोर्ट में ये सब देखा है, लेकिन समझ आपने आपने कोशिश भी नहीं की पूछने की और पढ़ने की भी, तो आपको ये चीज पता भी नहीं है। आगे देखो बेनाइन जो ट्यूमर होता है, हमने अभी क्या बताया, छोटा होता है, यही तो मैंने कहा था कि बेनाइन आपको हल्का छोटा मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, इनमें जो है सेल डिवीजन स्लो होता है। ठीक, बेनाइन ट्यूमर में उसके बाद में हमने क्या बताया, उसके बाद में बताया कि जो बेनाइन होते हैं वो लोकलाइज होते हैं। लोकलाइज का मतलब जहां पर है वहीं पर रहेंगे, फैलेंगे नहीं। ठीक, बेनाइन ट्यूमर का क्या हमने मतलब बताया, ये लोकलाइज है, जहां पर है वहीं पर रहेंगे, ये फैलेंगे नहीं। लेकिन जो मेलिंगेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फास्ट ग्रोइंग भी होते हैं और ये फैल भी जाते हैं। ठीक है, ये फास्ट भी होते हैं, फास्ट ग्रोइंग इनको भी इनमें आपने बताया कि सेल डिवीजन भैया बहुत तेजी होता है, अनकंट्रोल होता है, और ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज नहीं होते, ये फैल जाते हैं, और इसी को बोलते हैं, फैलना को बोलते हैं मेटास्टेटिस, मेटास्टेसिस। आपने देखा होगा जो साइटों की रिपोर्ट होती है उस पर देखेंगे कि आप लिखा पाते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है कि ये जो है सेल्स, जो ये कैंसर है आपका, फैलने लगा है, मेलिंगेंट में पहुंच चुका है। ठीक है, आगे यहां पर कुछ बहुत सारे चीज दी गई हैं जो आपको साइटों की जब आप रिपोर्ट देखते हैं, या जनरली भाषा में भी ये चीजें आपने नाम सुना होगा। मेटास्टेसिस क्या है, कार्सिनोजन क्या है, सार्कोमा क्या है, कार्सिनोमा क्या है, ल्यूकीमिया क्या है, लिम्फोमा क्या है, मिलेनोनोमा क्या है, माइलोमा क्या है, एडिनोमा क्या है, या ऑस्टियोमा क्या है, या हिपैटोमा क्या है। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, आपने साइटों की रिपोर्ट में भी देखी होगी, या फिर आप जनरली एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं, पूछी जाती हैं। यहां पर हम आ चुके हैं तो भाई मेरे पढ़ भी लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेटास्टेसिस हमने ही बताया कि स्प्रेड ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। स्प्रेड ऑफ कैंसर, अगर कैंसर फैलने लगा है, इस स्टेज में पहुंच गया है, तो इसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे मेटास्टेसिस बोल देंगे। कार्सिनोजन क्या है, कार्सिनोजन कारक है, यानी एजेंट ऑफ कैंसर, एजेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजन। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिएगा, आगे लिखा है सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है, सार्कोमा और कार्सिनोमा में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सार्कोमा याद रखोगे, जो कैंसर होता है वो मेरे भाई होता है कनेक्टिव टिश्यू का। किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। कार्सिनोमा होता है, ये होता है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद लिखा है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्यों मेरे भाई, बोलो, ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद लिखा है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर होता है, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, ये क्या है, लिम्फोमा है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं। यहां ये बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, तो हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ है मिलेनोमा। मिलेनोमा जो होता है वो कैंसर होता है मिलेनोसाइट का। ठीक है, ये किसका होता है, ये कैंसर होता है मिलेनोसाइट का। उसी के बाद बात करते हैं माइलोमा। माइलोमा जो होता है वो कैंसर होता है प्लाज्मा सेल का। अब मेरे भाई लिखा हुआ है एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है, एडिनोमा मेरे भाई जो होता है वो होता है बेनाइन ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रोथ। क्या होता है, बेनाइन ग्लैंडुलर
टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, अब लिखा है आपके सामने ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन। बोन आप जानते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते थे? ऑस्टियोलॉजी बोलते थे। इसीलिए ऑस्टियोमा जो यहां पर लिखा हुआ है वो बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन टिश्यू की बात करेंगे तो वो जो है ऑस्टियोमा कहते हैं। हिपैटोमा लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? लीवर कैंसर। अगर लीवर में कैंसर हो जाता है तो इसको कहते हैं हिपैटोमा। बोन टिश्यू। ठीक है, यहां पर हम लोग समझ गए ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मेलिंगेंट होते हैं। बिनाइन जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं मेलिंगेंट में। ठीक है, और जो मेलिंगेंट होते हैं वो कैंसरस होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं और ये जो है मेटास्टेसिस शो करते हैं, यानी फैल सकते हैं। ठीक है, जो बेनाइन होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, लोकलाइज होते हैं। मेटास्टेसिस की बात करते हैं यानी स्प्रेड ऑफ कैंसर। कार्सिनोजन एजेंट जो होते हैं कैंसर वाले, सार्कोमा कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं, लिम्फोमा कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है, मेलेनोमा की बात करें तो कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट होता है, माइलोमा जो होता है वो कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल का होता है, एडिनोमा की बात करेंगे तो बेनाइन ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रोथ होती है, ऑस्टियोमा बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन टिश्यू होता है, हिपैटोमा की बात करोगे तो इसको बोलते हैं लीवर कैंसर। तो ये सारी बातें यहां से आपकी हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैल्पेबल मास लेजन, नॉन पैल्पेबल मास लेजन। पैल्पेबल का जिसमें आप देखोगे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मेरे भाई कहां? नेक रीजन में, आपके चेस्ट पे, आपके स्टमक में, आपके गोराइन एरिया में, ये सभी जगह क्या होता था? लिम्फ नोड आपके पाए जाते थे। ठीक, ये सभी जगह आपके लिम्फ नोड पाए जाते थे। उसके बाद ब्रेस्ट पैल्पेबल मास, थायराइड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, आपके जो भी सॉफ्ट टिश्यू मासेस हैं वो पैल्पेबल मास लेजन के अंतर्गत आएंगे, और आपकी जो बोन हो गई। ठीक है, उसके अलावा नॉन पैल्पेबल मास में जो जिनको फील नहीं किया जा सकता था, जिनमें गांठ को फील नहीं किया जा सकता था, जैसे एब्डोमिनल कैविटी में कोई गांठ है, फिर जैसे कोई थोरेसिक कैविटी में है, उसके अलावा जो रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में है। ठीक, जो रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में है उसमें जो है लेजन है, कोई मास है, नॉन पैल्पेबल है, तो उसको जो है फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? उसको वो आता है नॉन पैल्पेबल मास लेजन के अंतर्गत। ठीक है, अब मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है? प्रोसीजर ऑफ एफएनए। अब हम लोग क्या है, पैल्पेबल और नॉन पैल्पेबल मास की बात कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एफएनए करने वाले हैं। तो इसमें जो है प्रोसीजर क्या होता है, फाइन निडल एस्पिरेशन में हम लोग क्या क्या हमको करने के लिए मटेरियल लगेगा। तो सबसे पहले अपने को चाहिए फ्रांजन हैंडल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रांजन हैंडल। इसी में क्या करते हैं? इसी में भैया सिरिंज और निडल, इसी में क्या करते हैं? सिरिंज ऐसे हमारी जो है एडजस्ट हो जाती है इसी के अंदर। ठीक है, इसी में सेट हो जाती है। ये फ्रांजन हैंडल होता है, ये सिरिंज हो गई और ये निडल हो गई। ठीक, उसके बाद में हमको चाहिए क्लीन ग्लास स्लाइड, ये हमारे पास स्लाइड हो गई, और उसके बाद हमें चाहिए एक सुटेबल फिक्सेटिव, और ये हमारे पास फिक्सेटिव हो गया। ठीक, एफएनएसी करने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस एफएनएसी। ठीक, और जो सिरिंज की निडल होनी चाहिए वो जो है 22 गेज प्रेफर करते हैं, 20 से 22 गेज, जिस हिसाब का आपके पास लेजन है, जितना आपको सैंपल लेना है उस हिसाब से यहां पर गेज का प्रयोग भी करते हैं। तो आप यहां से एफएनएसी के लिए ये आपका प्रोसीजर में क्या मटेरियल लगेगा ये आपने यहां से समझ लिया। आगे चलिएगा, प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं। अब देखो, ये कोई लीजन है या आपको गांठ दिखी? ठीक, गांठ दिखी। इसमें क्या किया? इसमें जो है जो 20 ml 10 या 20 ml मोस्टली प्रेफर करते हैं एफएनएसी के लिए, सैंपल के लिए। आपने इसमें क्या किया? इसको सबसे पहले पल्पेट किया, आपने हाथ रखा और आपने फील किया कि कहां पर गांठ है। जैसे ही आपको फील हो गया आपने उस पर हाथ रखा, उसके बाद में स्प्लिट स्वैप से स्वाप किया, उसके बाद इसमें आपने निडल डाल दी। ठीक, आपने निडल डाल दी, उसके बाद में आपने संक्शन दिया, उसको क्या किया? प्लंजर को इसको पीछे खींचा। ठीक है, जब इसको आपने पीछे खींचा उसके बाद में निडल को थोड़ा आगे पीछे मूव करना है, आगे पीछे करना है, दाएं बाएं मोड़ना है, उसके बाद में प्लंजर को आगे पीछे करते रहना है। देन उसके बाद क्या करेंगे? प्लंजर में जो संक्शन है उसको रिलीज कर देंगे और जो है सैंपल उसको सिरिंज को बाहर निकाल लेंगे निडल को। ठीक है, ये काम करना रहता है। एफएनएसी इस तरीके से की जाती है। यही यहां पर लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ एफएनएसी के लिए। पैल्पेबल मास के लिए निडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है मास के अंदर, प्लंजर जो है रिट्रैक्टेड आफ्टर द निडल इंटर द मास, उसके बाद में संक्शन इज मेंटेन व्हाइल द निडल जो है अंदर बाहर जब हो रही होती है तो आप देखते हैं कि प्लंजर पीछे ही रहता है,
संक्शन को मेंटेन ही किए रखता है, किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरा संक्शन आपने रिलीज कर दिया, अब आगे पीछे करेंगे तो फ्लूइड कैसे आएगा, अगर उसके अंदर संक्शन ही नहीं रहेगा तो फ्लूइड कैसे आप लेंगे, ठीक, क्योंकि वो मास है, उसके अंदर फ्लूइड ऐसे ही नहीं आ जाएगा। देखो कोई फोड़ा हो उसमें आप नीडल डाल देंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, आप तुरंत फ्लूइड बाहर आ जाएगा। कोई मास है पल्पेबल, उसके अंदर थोड़ा सा ही फ्लूइड होगा और उसको प्रेशर से ही हम लोग खींच पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, सिरिंज के अंदर हमको प्रेशर को मेंटेन रखना है, संक्शन को मेंटेन रखना है जब आप आगे पीछे कर रहे हो। संक्शन इज रिलीज्ड एंड प्लंजर रिटर्न टू द ओरिजिनल प्रोसीजर बिफोर द निडल इज विथड्रॉन। जब निडल को निकाल रहे हो उससे पहले संक्शन को रिलीज कर दें और देन क्या करें, निडल को बाहर निकाल लें। ये प्रोसीजर हो गया। उसके बाद में मेथड जो होता है, जब इसको किया जाता है पेशेंट को, तो क्या इसमें कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को आराम से आप कहेंगे कि भैया टेबल पर लेट जाइएगा, ले डाउन कंफर्टेबल पोजीशन एक्सपोजिंग द टारगेट एरिया, लिटा दिया, कहां पर आपका टारगेट एरिया है उसको आपने जो है एक्सपोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद पैल्पेट करेंगे, यानी अपने लक्ष्य को जो है पैल्पेट करेंगे, देखेंगे कि कहां पर गांठ है, क्या है। देखने के बाद में क्लीन करेंगे, एरिया को साफ करेंगे स्प्रिट से। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, 10 से 20 ml की डिस्पोजेबल सिरिंज लेंगे, उसको आप किसमें फिट कर देंगे, फ्रेंजल हैंडल में इंसर्ट करेंगे, उसमें 20 से 25 गेज की वो क्या नाम सिरिंज में निडल को उसको करेंगे, ठीक, ऐड कर लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में मेरे भाई फिक्स द मास बाय पल्पेटिंग हैंड एंड इंसर्ट द निडल इनटू द टारगेट एरिया। जहां पर आपको मास दिख रहा था वहां पर क्या होता है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। देन संक्शन को अप्लाई करते हैं, निडल को आगे पीछे करते हैं, निडल को दाएं बाएं भी थोड़ा बहुत करते हैं विद इन द लेजन, लेजन के अंदर, एंड द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द निडल, निडल की भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, जो आपने बताया दाएं बाएं ये सब, ठीक। उसके बाद टर्मिनेट द एक्सपायरेशन व्हेन द एस्पायरेटेड मटेरियल और द ब्लड इज विजिबल एट द बेस या हब ऑफ द निडल। कब आपको पता चलेगा कि सैंपल आ गया है, कब आप रुक जाएंगे, ये बात यहां पर लिखी हुई है। यहां कह रहे हैं जो निडल का बेस होता है, यानी आपको जो है निडल ऐसी दिखेगी, ठीक, ये निडल रहती है। और इस निडल को ही क्या बोलते हैं, ये जो लास्ट, ये जो किसमें, ये सिरिंज में जो ऐड रहती है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, हब बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होता है, इसको जो निडल होती है इसको बोलते हैं साफ्ट। और ये जो आगे होता है, जो एरिया में जिससे जो है क्या जाता है, जिससे फ्लूइड जाता है या फिर आप सैंपल लेते हैं, इसको बोलते हैं बेवल। क्या बोलते हैं, बेवल बोलते हैं, ठीक। ये देखो क्वेश्चन, ये जो हमने यहाँ पर बताया बेस, साफ्ट और बेवल की बात की, ये सारी चीजें आपको, चाहे वो नर्सिंग हो और चाहे वो आपका ये लैब का हो, सारी ये ऐसे, उसमें नर्सिंग में ज्यादा ये बेसिक चीजें और इसमें डिटेल में, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका है नहीं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीजें जब ये यहाँ पर दिया है बेस और हब, तो क्या है, क्या बुराई हो गई, आपने ये समझ लिया। आपने ये तो आप यहाँ पर लिखा हुआ प्लंजर, प्लंजर क्या, सिरिंज में प्लंजर क्या होता है बताओ। तो इसीलिए मेरे भाई कहता हूं कि जो चीज जहां पर आ जाए उससे आपको चीज को समझ लेनी चाहिए। प्लंजर इसी को बोलते हैं, ये होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। तो जब निडल की बात हुई यहां पर, तो हमने ये बात यहां पर समझ ली कि जो सिरिंज में फिक्स रहता है, फिक्स होता है लास्ट वाला पार्ट, इसको बेस या हब बोलते हैं। जो ये निडल होती है इसको साफ्ट बोलते हैं, और जो आगे का एरिया होता है इसको बेवल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, रिलीज द संक्शन बिफोर द विथड्राइंग द निडल टू इक्वलाइज द प्रेशर विद इन द सिरिंज, ठीक है, निकाल लेते हैं। उसके बाद में आफ्टर विथड्राइंग द निडल अप्लाई द प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट एट द साइट ऑफ पंक्चर टू अरेस्ट द ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट द हिमेटोमा फॉर्मेशन। आपने नाम आज तक तो सुना है हिमेटोमा, 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 क्या होता है हिमेटोमा, बताएंगे आप, हिमेटोमा होता क्या है, आप बताइएगा। अगर आज तक आपने पढ़ा है कि हिमेटोमा क्या होता है, आप बताइएगा हमें हिमेटोमा क्या होता है। देखो मेरे भाई, ब्लड हमारा कहां बहता है, ब्लड हमारा बहता है वेसल्स के अंदर, कहां बहता है, हिमेटोमा कहां लिखा है, ये लिखा है। ब्लड जो है मेरा भाई ये हमेशा बहता है वेसल्स के अंदर, ठीक। आसपास क्या होता है, टिश्यू, ठीक है, आसपास क्या है, ये टिश्यू है, ये ब्लड वेसल गुजरी। अगर ब्लड हमारा जो है आउटसाइड ऑफ द ब्लड, इसके ब्लड वेसल्स के बाहर, आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल आ जाए, तो इस चीज को ही बोल देते हैं हिमेटोमा। और ये कैसे हो सकता है, या तो फॉर्म, इसको कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, जैसे ही आपने नीडल डाली, आपने क्या किया, वेसल को पंचर कर दिया, बहुत पंचर कर दिया, उसके बाद में क्या किया, ब्लड जो है आपके
वेसल से बाहर आने लगा और इस टिश्यू में क्या होना, यहीं पर एक्यूमुलेट होने लगा, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोल देते हैं हेमाटोमा बोलते हैं। ऑलवेज ब्लड कहाँ बहता है, हमारी वेसल्स के अंदर बहेगा, और अगर इंजरी के कारण जो हमारा ब्लड है वो आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल आ जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमाटोमा। तो जैसे ही सिरिंज को बाहर निकाल देते हैं उसके बाद में आप स्पिरिट स्वैब ये सारी चीजें उसके बाद में क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं जहां पर से आपने को है सैंपल को लिया है, उसको 2 से 3 मिनट तक दबाने के लिए बोल देते हैं नॉर्मली, ताकि जो है ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाए, रुक जाए। उसके बाद एस्पायरेट मटेरियल फ्रॉम द निडल इज एक्सप्रेस्ड ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड by the first deattaching the needle and the filling the syringe with the air and the expressing with the pressure। जब भी एफएनएसी हो रही थी, जब आपने निडल को बाहर निकाल लिया, सिरिंज को बाहर निकाल लिया, तब आपने देखा है क्या करते हैं कि निडल को हटा देते हैं, सिरिंज में क्या करते हैं, एयर को भरते हैं, देन फिर निडल को उसी में अटैच करते हैं, देन आपने देखा स्लाइड के ऊपर फिर प्रेशर से जो फ्लूइड आया है उसी से स्मेयर बनाते हैं। ठीक, समझ गए, वो बात यहां पर लिखी है। देन स्मेयर आर प्रिपेयर्ड एज फॉर द ब्लड स्मेयर इफ द मटेरियल सेमी सॉलिड, अगर कोई मटेरियल सेमी सॉलिड आ गया, हल्का फुल्का टिश्यू आ गया है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको जो है जेंटली क्रश कर देते हैं बाय द प्रेशर ऑफ द स्लाइड, या फिर जो आपके पास में कवर स्लिप्स पे भी क्रश कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई सेमी सॉलिड कंटेंट आ गया है तो उसको स्लाइड से ही दबाकर उसको क्रश कर दोगे, या फिर कवर स्लिप से उसको क्रश कर देंगे। तो ये तरीका था जो आपने सैंपल एफएनएसी के थ्रू एस्पायरेट किया है। स्लाइड तक आप कैसे स्मेयर बनाएंगे, यहां से आप बात को समझ गए हैं। आगे चलिएगा, प्रिपरेशन आप स्मेयर में देखोगे यहां पर 3 चीजें ऐसे 4 लिखी हुई हैं। जो सेमी सॉलिड एस्पायरेट हुआ है उसको क्रश कर देंगे बाय द फ्लैट प्रेशर विद द कवर स्लिप आर द ग्लास स्लाइड। उसके बाद में जो फ्लूइड है या ब्लड ड्रॉपलेट है कलेक्टेड अलोंग विद द एज ऑफ सेपरेटर पुल्ड एज फॉर द पेरिफेरल ब्लड, जैसे स्मेयर तैयार की जाती है वैसे आप तैयार कर देंगे। पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द स्मेयर आर द क्रश स्मेयर्ड। लास्ट में जो आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द स्मेयर आर क्रश स्मेयर्ड, ये लिखा हुआ है। मतलब सेम जैसे आप स्मेयर बनाते हैं वैसे ही कन्वेंशनल तरीके से जैसे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाई जाती है वैसे ही बना देंगे। सेमी सॉलिड दिखेगा तो आप या तो स्लाइड से या फिर आप उसको जो है कवर स्लिप से क्रश कर देंगे। ये बात यहां पर दी गई थी। आगे चलिएगा, फिक्सेशन। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप बताई थी, फिक्सेशन की बात यहां पर आ गई है। फिक्सेशन हमने आपको बता दिया था, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। फिक्सेशन एंड स्टेनिंग आर द सेम एज एक्सफोलिएट। जो भी हमने फिक्सेशन पीछे बताया है सेम उसी तरीके से करते हैं। और उसके अलावा जो क्या नाम है, स्टेनिंग है, वो भी सेम जैसे ही एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में करते थे वैसे ही एफएनएसी की अगर हमने स्मेयर या स्लाइड बनाई है, ठीक है, तो वैसे ही यहां पर करेंगे। एडवांटेज क्या है एफएनएसी का, ठीक है, ओवर द सर्जिकल बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती थी, पूरा का पूरा जो भी लेजन है, मांस है, जो टुकड़ा है, उसको हम लोग क्या कर लेते थे, निकाल लेते हैं। एफएनएसी में क्या है, नीडल डालते हैं, थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं बस। तो ये क्या है, ये फायदा है। ये आउटडोर प्रोसीजर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसमें कोई भी एनेस्थीसिया जो है रिक्वायर नहीं होता है। रिजल्ट जो है विद इन द आवर्स में आ जाते हैं। प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड। मान लीजिए जब ये नीडल डाली गई थी, पहली बार में सैंपल नहीं आया, आपने बहुत बार देखा है कि उसको फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बाद फिर से उसको जो है रिपीट कर देते हैं। अभी यही ऑपरेशन हो रहा होता, खोला जा रहा होता, उसके बाद सैंपल लिया गया होता, स्लाइड बनाई गई होती, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया होता तो फिर चीरा लगाना पड़ता, फिर फाड़ते, ऑपरेशन करते। तो ये यहाँ पर इसका ये फायदा है, यहाँ पर प्रोसीजर रिपीट किया जा सकता है। लो कास्ट प्रोसीजर है, कम पैसा लगता है। सिरिंज, नीडल, ये सारी चीजें एफएनएसी आप सरकारी में देखेंगे 30, 35, 40 रुपए की जांच होती है। प्राइवेट में थोड़ी महंगी हो जाती है सुविधाएं के अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, लास्ट पर बात करते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट साइटोलॉजी की जब बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था इम्प्रिंट साइटोलॉजी ये होता था, कोई भी लिम्फ नोड जैसे है उसको क्या किया, उसको सर्जिकली रिमूव कर लिया और स्लाइड पर उसको टच करा रहे हैं। इम्प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होता था, प्रिंट का मतलब ये होता था जैसे ये कागज है, इस पर प्रिंट आउट कर लिया, कोई भी चीज प्रिंट हो गई। ठीक, जैसे ये बोर्ड पर जो भी चीज लिखी है, ये पीडीएफ है, इसको आप प्रिंट करके ऐसे जो है इस पर पेज पर निकाल लेते हैं, यही होता है। सेम इम्प्रिंट का मतलब ये है कि जैसे टिश्यू के ऊपर सेल्स थी, उसको स्लाइड के ऊपर ऐसे टच कराते हैं, ऐसे ऐसे, और इसी स्लाइड के ऊपर सेल्स कुछ आ जाती हैं और उसी से क्या करते हैं, उसी से फिर जो है स्लाइड बना लेते हैं, स्टेनिंग कर लेते हैं और देखते हैं। इसी को बोलते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इन द इम्प्रिंट साइटोलॉजी टच प्रिपरेशन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ द फ्रेश अनफिक्स्ड सर्जिकल एक्साइज टिश्यू आर प्रिपेयर्ड ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। देखो बढ़िया तरीके से इंग्लिश लिखी हुई है। अब कहोगे कि इंग्लिश तो आती नहीं है, लेकिन हमने तो हिंदी में आपको सारी चीज बता दी। क्या लिखा बताया था, इम्प्रिंट साइटोलॉजी होती है जिसमें टच प्रिपरेशन होता है, जो टिश्यू को है छूने से, टच कराने देने से प्रिपरेशन हो जाती है। फ्रॉम द कट सरफेस, जो कटा वाला सरफेस होता है, और द फ्रेश अनफिक्स्ड सर्जिकल एक्साइज टिश्यू, मतलब क्या है, ताजा ताजा कटा हुआ टिश्यू होना चाहिए, निकाला गया हो, उसको फिक्स भी नहीं किया गया हो, और उससे जो है क्लीन ग्लास स्लाइड पर जो है स्मेयर बना ली जाए, यानी वो जो है स्लाइड बन जाए। ठीक है, These are the fixed stain and examined immediately. इनको तुरंत एग्जामिन किया जाना चाहिए। It is considered complementary to the frozen section. हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे हमने फ्रोजन सेक्शन बताया था, फ्रोजन सेक्शन तुरंत करते थे, जैसे ही ऑपरेशन हो रहा है उसी के बगल में टेबल लगी है, कोई भी तुरंत देखना था, तुरंत फ्रोजन सेक्शन तैयार किया। सेम ऐसे ही इम्प्रिंट साइटोलॉजी
प्रयोग की जाती है तुरंत, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। आगे देखिए, कॉमनली डन लिम्फ नोड बायोप्सी, ये कहां करते हैं कॉमनली, इम्प्रिंट साइटोलॉजी कॉमनली डन की जाती है लिम्फ नोड बायोप्सी में। फिर हमने वही डायग्राम यहां पर लगा हुआ है, ये कोई कट सरफेस लिम्फ नोड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये स्लाइड है, इसी पर ऐसे टच कराते हैं, ठीक है, इधर उधर, ताकि इस पर जो है चिपक जाए। देखो ये जैसे लिम्फ नोड कटा हुआ है, ये आपकी स्लाइड है, इसी पर ऐसे टच करा दे रहे हैं और क्या हो जाएगी, स्लाइड बन जाएगी। और ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। आगे देखिएगा, रैपिड फिक्सेशन ऑफ स्मेयर प्रिजर्व साइटोलॉजिक डिटेल्स ऑफ सेल्स, यहां पर फिक्सेशन की बात करेंगे, फिक्सेटिव यूज इन साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डीएमएलटी, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब डिप्लोमा करने वाले, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ये उनको सारा लिखने को आएगा। अभी सुनिए, और महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि जिनको ये डिप्लोमा कर रहे हैं, और महा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। फिक्सेटिव से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो हिस्टो हो चाहे वो साइटो हो। एक तो होते हैं रूटीन फिक्सेटिव। फिक्सेटिव, रूटीन फिक्सेटिव में क्या होता है, जैसे ही स्लाइड बन जाती है उसको सबमर्ज कर दिया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्मेयर इमीडिएटली इनटू द लिक्विड फिक्सेटिव इज कॉल्ड वेट फिक्सेटिव, जो हमारे वेट फिक्सेटिव होते हैं। आगे चलिएगा, आइडल मेथड फॉर फिक्सिंग। आइडल मेथड फॉर फिक्सिंग कौन सा है, जो भी ऑल गायनिकोलॉजिकल और नॉन गायनिकोलॉजिकल एफएनएसी जो होती हैं, जैसे गायनिकोलॉजिकल में कौन आता है, पैप स्मेयर हो गई आपकी, ठीक। नॉन गायनिकोलॉजिकल की बात करोगे तो एफएनएसी हो गई, ठीक, कहीं की भी हो गई। इन सभी के लिए रूटीन फिक्सेशन में रूटीन फिक्सेटिव प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन हो गए, पहला है अपना एथेनॉल। एथेनॉल 95% एथिल अल्कोहल आइडियल फिक्सेटिव होता है, जो आजकल यूज किया जा रहा है। फिर है ईथर अल्कोहल मिक्सचर, ये भैया आइडियली किन्होंने दिया था, पैपिनो निकलाउ ने दिया था इसको भाई, पैपिनो कोलाउ, प्रोनाउंसिएशन भैया गड़बड़ हो जाता है जब मैं बोलता हूं तेजी से इनका आदरणीय का नाम, क्योंकि यही थे जिन्होंने प्री कैंसर और कैंसर डिटेक्शन पैप स्मेयर बनाने वाले, साइटोलॉजी को लाने वाले। इनका महान योगदान है। आप देखेंगे सर्विक्स जो है कैंसर से कितनी जो है हर दिन आपको डेटा आता है, हर साल कितनी सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अब तो खैर कोई नहीं है, अब तो वैक्सीन भी आने लगे हैं, तो आप जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप लगवा सकते हैं, चाहे वो सरकारी प्राइवेट हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उनको लगवा लेना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही कोविड वैक्सीन ने सब सारी डोज लगते हैं वैसे ही सेम लगते हैं इसी के लिए भी, सर्विक्स कैंसर के लिए, ठीक। ईथर अल्कोहल मिक्सचर, ये पैपिनो कोलाउ ने भैया इसको जो है यूज किया था ये, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें इक्वल पार्ट ईथर होता है और 95% क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। ईथर इज नॉट यूज्ड, ईथर को क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी होता है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, ये क्या कर देता है, एनवायरमेंट से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है, इसका जो है कंसिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इसको यूज नहीं करते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो डीनेचर्ड अल्कोहल है वो भी एक आल्सो गुड फिक्सेटिव मानते हैं, ठीक है, गुड फिक्सेटिव मानते हैं। उसके बाद 100% मेथनॉल, 100% मेथनॉल जो होता है उसका भी प्रयोग करते हैं, ये मच बेटर होता है देन 95% एथेनॉल से। क्यों, क्योंकि जो मेथनॉल होता है वो प्रोड्यूस करता है लेस श्रिंकेज, सेल का श्रिंकेज कम करता है मेथनॉल, एथेनॉल जो है भैया श्रिंकेज ज्यादा कर देता है। मेथनॉल लेकिन जो है भैया मोर एक्सपेंसिव होता है एथेनॉल से, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव होता है। ये तो हो गई रूटीन फिक्सेटिव की बात। दूसरी बात करोगे कोटिंग फिक्सेटिव। कोटिंग फिक्सेटिव क्या होगी, आजकल आपने देखा है, आजकल जो लोग वो डायग्राम बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, या फिर जो है आप पेंसिल वाली केवल ड्राइंग बना दी उन्होंने, किसी का पोर्ट्रेट बना दिया, उसके बाद आप देखते हैं उसके बाद उनके पास स्प्रे रहता है, उस स्प्रे से उसको मार देते हैं, तो उनसे पूछोगे ये क्यों मार रहे हो, तो बोलते हैं कि इससे जो है ये फिक्स हो जाएगा, ये जो हमने पेंसिल से है ये कलर नहीं उतरेगा इसका, ये जो है ड्राइंग फिक्स हो गई, फिक्सेटिव उसको बोलते हैं। सेम उसी तरीके से कोटिंग फिक्सेटिव भी आने लगे हैं, ये सब्स्टिट्यूट हैं, क्या है, सब्स्टिट्यूट है वेट फिक्सेटिव के लिए। और इनको कब प्रयोग करते हैं, जैसे कभी भी स्लाइड को क्या करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, कहीं भेजनी हो, तब आप इनका प्रयोग कर देते हैं, किसका, कोटिंग फिक्सेटिव का। जैसे ही सेम क्या होता है, फिक्सेटिव होते हैं, जैसे आप डिओड्रेंट डालते हैं स्प्रे, सेम वैसे ही, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें अल्कोहल बेस्ड होता है, आपने हर स्प्रे में देखा है जो भी आपकी डिओड्रेंट ये सब आते हैं, और इनमें कार्बोवैक्स जो होता है मेक द थिन प्रोटेक्टिव लेयर इस पे बना देता है, ताकि क्या हो, सेल खराब ना हो, उसको फिक्स कर देता है, ये कार्बोवैक्स इसके ऊपर होता है। लेकिन जब ये पहुंच जाती है इसके बाद इस कार्बोवैक्स को हटाते हैं, इसमें जो है 95% अल्कोहल वो एथेनॉल डालते हैं, देन ये होता है। मतलब ये कहने का मतलब है एक रूटीन फिक्सेटिव होते हैं, दूसरे जो है कोटिंग फिक्सेटिव होते हैं, वो किसमें यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। अगला देखिएगा, एक और है स्पेशल फिक्सेटिव। स्पेशल फिक्सेटिव आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फिक्सेटिव में पहला आता है कॉर्नाइज फिक्सेटिव। कॉर्नाइज फिक्सेटिव जो होते हैं वो हेमरेज सैंपल के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो एसिटिक एसिड होता है वो फिक्सेटिव क्या करते हैं, हिमोलाइज कर देते हैं आरबीसी को। कॉर्नाइज फिक्सेटिव मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रेश,
तुरंत तैयार किया जाना चाहिए कार्नोइस फिक्सेटिव को। अगर आप पुराना रखा हुआ यूज कर रहे होंगे, वो क्या करता है, उसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो रिएक्ट कर जाता है एसिटिक एसिड के साथ में और फॉर्म कर देता है HCl। क्या बना देता है, HCl बना देता है। इस कार्नोइस फिक्सेटिव का डिसएडवांटेज ये है मेरे भाई, ये सिल को क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है, सिकुड़ा देता है और न्यूक्लियर को ओवर स्टेन कर देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक और आता है एसिटिक एसिड एल्कोहल फार्मिलिन। स्पेशल फिक्सेटिव के अंदर इसको आइडियली यूज करते हैं सेल ब्लॉक प्रिपरेशन में। सेल ब्लॉक प्रिपरेशन आप जानते हैं, कोई भी फ्लूइड आता है जिसमें से आपको सेल ब्लॉक, जैसे हिस्टो में आप सेल ब्लॉक बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर साइटोलॉजी में भी सेल्स का ब्लॉक बनता है। उसमें एसिटिक एसिड एल्कोहल फार्मिलिन का प्रयोग करते हैं फॉर द फ्लूइड स्पेसिमेन, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे एथिल अल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फार्मिलिन ये होता है, ठीक है। अब हम लोग अभी आपसे बताते हैं सेल ब्लॉक की बात करते हैं, सेल ब्लॉक, ठीक। आगे चलिएगा, रिपोर्टिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं कि जो अभी सेल ब्लॉक की भी बात करेंगे और साइटोस्पिन की भी बात करेंगे, सारा कुछ अभी बात करेंगे, कुछ भी यहाँ पर कोई भी चीज एक भी छोड़ने वाले नहीं है। रिपोर्टिंग सिस्टम की बात करें तो मेनली 3 रिपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर, एक पेरी सिस्टम होता है यूरिन साइटोलॉजी के लिए, मिलेन सिस्टम होता है स्लाइवरी ग्लैंड साइटोलॉजी के लिए, और बेथेस्डा सिस्टम होता है ब्रेस्ट, थायराइड और सर्वाइकल पाइप स्मेयर के लिए। ये सिस्टम होते हैं जो रिपोर्टिंग के होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन एडुकेसी की बात की जाए कि कितना स्पेसिमेन होना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो बाय द बेथेस्डा सिस्टम यहां पर बात करने वाले हैं। बेथेस्डा सिस्टम जो होता है इसमें जो है प्रिजर्व स्क्वेमस सेल्स एंड द इंडो सर्वाइकल सेल्स एंड ए सर्वाइकल स्मेयर इफ द प्रॉपर्ली टेकन शुड कंटेन सेल फ्रॉम द होल ट्रांसफॉर्मेशन जोन। जो भी पूरा होल ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, स्क्वेमो कालुमनर जो जंक्शन होता है, स्क्वेमस और कालुमनर सेल्स, जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे कि स्क्वेमस सेल्स और कालुमनर सेल्स जो होती हैं उनके जंक्शन से होनी चाहिए। मिनिमम जो है स्क्वेमस सेल्स ऑफ एडुकेसी कितनी होनी चाहिए, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए मिनिमम 5000 सेल्स होनी चाहिए, और कन्वेंशनल जो स्मेयर बनाते हैं उसमें 8 से 12000 सेल्स होनी चाहिए। मतलब यह है कि जब सैंपल आपके पास आया हो, इतनी सारी उसमें सेल्स होंगी तो एक बेहतर रिपोर्ट बाहर निकल के आएगी, और ये क्राइटेरिया है स्पेसिमेन का। जैसे आप हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल ले रहे थे कि भैया ऐसा तो नहीं सड़ा आपने सैंपल ले लिया, खराब सैंपल ले लिया, आप रिपोर्ट क्या बनाओगे, टिश्यू सड़ चुका है, कैसे उसकी जो है आप लोग कैसे उसकी स्लाइड तैयार करेंगे, कैसे उसको क्या बनाएंगे आप। तो उसी लिए यहाँ पर ये चीज, जैसे सेल्स भी हैं वैसे यहाँ पर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो हमने आपको बताई थी उसमें 5000 मिनिमम सेल्स हों, और कन्वेंशनल स्मेयर में 8 से 12000 सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब फ्लूइड साइटोलॉजी की बात करते हैं। फ्लूइड, अगर आपके पास कोई फ्लूइड आता है तो कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। जैसे आपके पास स्पुटम आ गया तो इसके अंदर क्या होता है, हाई म्यूकस कंटेंट होता है, तो इसको 24 आवर्स तक ही आप रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जैसे इफ्यूजन कोई फ्लूइड आ गया जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो उसको भी 24 आवर्स तक के लिए ही रोक सकते हैं। यूरिन या CSF आ गया मेरे भाई, इसमें लो म्यूकस और लो प्रोटीन है, इसको या तो तुरंत लगाइए या फिर 1 से 2 घंटे के अंदर ही इसको आप कर दीजिएगा। गैस्ट्रिक एस्पायरेट आ गया, इसके अंदर क्या होता है, पीएच बहुत लो होता है, इसको तुरंत के तुरंत आपको लगाना रहेगा, इसमें आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये है फ्लूइड साइटोलॉजी, इसमें फ्लूइड ये हमने आपको बता दिया कितनी देर तक रोक सकते हैं। अब फ्लूइड साइटोलॉजी की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की। अब स्पुटम जैसे आया आपके पास, स्पुटम को क्या है, डायरेक्टली आप स्मेयर बना सकते हैं, ठीक। स्पुटम में क्या है, डायरेक्टली आप स्मेयर बना सकते हैं। अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ गया है, ठीक, जैसे मॉडरेट अमाउंट का फ्लूइड का मतलब है 50 ml 100 ml के आसपास फ्लूइड अगर आपके पास आ गया है, लिख देता हूं मेरे भाई क्योंकि ये आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ये तभी मिलेगा 50 से 100 ml के आसपास, ठीक। मैंने क्या बताया, ये तभी मिलेगा जब आपकी क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर चुके होंगे, जब इसको जो है कम से कम 5, 7, 8, 10 हजार लोग देख चुके होंगे, उससे पहले पहले ही हम आपको दे देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, एक बार इस क्लास को आप सुनिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवीजन करने के तौर पे बैठिएगा तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसकी जो मेन चीजें हैं उसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। देन हम ये जो है आपको PDF दे देंगे जिसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट पे आपके कहने से बना दी, ठीक। इसको ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पेज पर 2 पेज, एक पेज पर 2 ये स्लाइडें प्रिंट करा लोगे, कोई खर्चा भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है ना कि अगर मैंने ये कह दिया कि आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा, आप कॉपी नहीं बनाएंगे, आप उसको क्या है करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे आपको चीजें याद नहीं होंगी, इस बात का मेरा दावा है। जब तक आप लिख के चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, दिमाग में नहीं बसा पाएंगे। जैसे कि आप पूछते हैं कि चीज़ें कैसे याद होती हैं, चीज़ें एक बार पढ़ने से एकाग्र तरीके से सुनिएगा, ठीक है। जो आपका ऑडिटरी सिस्टम है बेहतरीन तरीके से उसको आप सुनिए, ग्रहण कर लीजिएगा, देन उसको आप लिखिएगा। उसके बाद में आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद आप हमें बताइए कि आपको याद करने की जरूरत है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों का मन कहीं और चल रहा है, कल वहां जाना है, कल यहाँ मिलना है, कल उससे ये करना है, कल ये बात करनी है, कल वो होना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ क्यों टाइम जा रहा है, क्लास चलती चली जा रही है।
आपके मन में ये आ रहा है कि हमने आज ये क्लास कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद कितना रहा, आपने सुना कितना, उस 2 घंटे की इस क्लास में आप मेरे साथ कितना इंगेज रहे, मेरी बातों को कितना आपने सुना, ये मैटर करता है। वो उस 2 घंटे में जितनी देर की ये क्लास चल रही है, उस क्लास जितनी देर की हो उतनी देर आप मेरे साथ एंगेज रहिए, मेरी बातों को सुनिए, देन उसके बाद लिखिए, फिर आप बताइए कि आपको चीजों को याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या। क्योंकि मेरे भाई जब वहां पर देखो लिखना होता है तो मेरे भाई हाँ आपको रटना पड़ेगा, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। जब ऑप्शनल वाली चीजें हैं तो आंसर भी आपके सामने है, और जब आप 2 बार इस चीज में पढ़ चुके हैं, आप एक बार लिख चुके हैं, तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन होगा 4 आंसर में से फटाक से आपको एक आंसर आ जाएगा। नहीं भी आंसर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन आपका अपने आप पुकारेगा कि ये इसका आंसर है। ठीक, तो मेरे भाई जो मैं यहाँ पर आपको कहता हूं तो उसको आप ध्यान से उस बातों को सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड है तो आप क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप जानते हैं वही आपका तरीका, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी है सेडिमेंट बचा है उसको स्लाइड बना लेंगे, ये आपका एक तरीका हो गया। अगर 1 ml से कम फ्लूइड आया है तो अभी बात की थी साइटोसेंट्रीफ्यूज की, क्या कहा था, साइटोसेंट्रीफ्यूज की बात की थी। अगर 1 ml से फ्लूइड कम आया है, अब 1 ml से फ्लूइड कम आया उसको सेंट्रीफ्यूज करो, सेडिमेंट गिरा दो, पूरा पूरा फ्लूइड ही गिर जाए, कुछ बचे ही नहीं, क्या बनाओगे। तो इसके लिए तरीका होता है साइटोसेंट्रीफ्यूज। क्या होता है, साइटोसेंट्रीफ्यूज होता है, अगली स्लाइड उसी की है। देन अगर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड आ जा रहा है तो एक तरीका होता है मिलीपोर फिल्टर का। यहां पर आप देखिए ऊपर क्या होता है, ऐसे एक कप लगा रहता है, इसमें पूरा का पूरा सैंपल डाल देते हैं, बीच में ये फिल्टर पेपर रहता है, नीचे फ्लास्क रहता है, सारा कुछ छनते हुए चला जाता है। इस फ्लास्क जो ये फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर, इसी पर क्या होता है, सेल्स आ जाती हैं और इसी को क्या है स्लाइड पर ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, स्लाइड पर ट्रांसफर करा देते हैं। इस तरीके से भी आपकी यहां से स्लाइड तैयार हो जाती है। ये हो गई प्रोसेसिंग ऑफ फ्लूइड। आगे देखिएगा, ये जो है आ गया मेरे भाई, अब साइटोसेंट्रीफ्यूज की यहां पर बात करने वाले हैं, साइटोसेंट्रीफ्यूज की। अब देखो ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये है साइटोस्पिन। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बेसिक सी बात है, इसको बस केवल आपको समझना है। ये साइटोस्पिन है, साइटोस्पिन है, इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा जो है सेंट्रीफ्यूज अंदर का बॉक्स दिखेगा। इसमें क्या होता है, एक मेटल की कैसेट होती है ऐसी, ठीक, कैसेट होती है। इस पर क्या होता है, इस पर ऐसे पहले स्लाइड जो है सेट कर दी जाती है। ठीक, देन उसके बाद में क्या है, फिल्टर पेपर रख दिया जाता है, फिल्टर पेपर में ऐसे छेद रहता है। देन उसके बाद ये फनल होती है जिसमें क्या होता है, सैंपल यही आप डाल देते हैं, वो इसको रख देते हैं। अब देखो ये क्या था, ये हमारी मेटल की कैसेट है। ठीक, ये मेटल की कैसेट है, इस पर यहां पर स्लाइड रखी हुई है, दूसरे कलर से बना देते हैं। ये क्या है, ये इस पर ऐसे स्लाइड रखी हुई है, ये स्लाइड रखी हुई है। स्लाइड के बाद में क्या है, ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, जिस पर मान लीजिए ये ऐसे छेद है और यहां से सैंपल आएगा, इस फिल्टर पेपर से इस स्लाइड पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो अब सेंट्रीफ्यूज में ये चलेगी, सेंट्रीफ्यूज में ये सब फिक्स कर लिया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, साइटोस्पिन में बैलेंस कर दिया, बैलेंस करना भी जरूरी है। देन इसको जो है देखोगे 800 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए डाल दिया। उसके बाद देखो यहां पर मेरे भाई एकदम इस तरीके से एकदम बन के आ गई आपके पास, स्लाइड बन के आ गई। 1 ml से भी कम सैंपल था और साइटोस्पिन मेथड से ही आपने ये क्या है, स्मेयर बना ली। ठीक है, तो ये तरीका है साइटोस्पिन से, आपके पास जब 1 ml से भी कम सैंपल आए तो इस तरीके से क्या होता है, साइटोस्पिन मेथड जो होता है, साइटोसेंट्रीफ्यूज जो होता है, ये स्लाइड बना के आपको दे देता है। ठीक, बेसिक एकदम बेहतरीन तरीके से, यहां पर कुछ आपको याद नहीं करना, कुछ हवा चीज नहीं है। 3 चीजें हैं, मेटल की कैसेट है, उसके बाद में फिल्टर पेपर है, फनेल है, तीनों को ऐड कर दिया, साइटोस्पिन में सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज 800 पर 3 मिनट के लिए किया और आपके पास स्लाइड बन के आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया साइटोस्पिन। अब बात करते हैं इम्यूनोकेमिस्ट्री के लिए जो सेल ब्लॉक की बात की थी। अगर आपके पास फ्लूइड आ गया है जिससे आपको सेल ब्लॉक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले जैसे क्या है, आपके पास ये सैंपल आया, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, 4 घंटे तक उसको रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, देन सेंट्रीफ्यूज हो गया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सुपरनेटेंट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सुपरनेटेंट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये लीजिए सुपरनेटेंट अपना डिस्कार्ड हो चुका है, ये लो सुपरनेटेंट डिस्कार्ड हो चुका है। और सेडिमेंट कुछ बचाना है हमको, ये लो सेडिमेंट बच गया। ठीक, सेडिमेंट बच गया, सुपरनेटेंट हमने डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद में फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फॉस्फेट बफर सोल्यूशन मिला देंगे। सेंट्रीफ्यूज कर देने के बाद में, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा डालते हैं, ह्यूमन प्लाज्मा, और 30 माइक्रोलीटर थ्रोम्बिन डालते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्लॉट बन जाता है, जिससे क्या होता है, यहां पर क्लॉट बन जाता है। और यही क्लॉट क्या होता है, इस फिल्टर पेपर पर
क्लॉट ऑन फिल्टर पेपर पर ले लेते हैं और इसी से आगे क्या होता है, सेल ब्लॉक बन जाता है। तो ये लिखा हुआ है सैंपल फॉर इम्यूनोकेमिस्ट्री, सेल ब्लॉक के लिए इस तरीके से सेल ब्लॉक बनाया जाता है। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी की बात नहीं की, बेसिक सी बात की और सारी चीजें यहां पर बता दी कि सैंपल आया, उसको जो है 10% फार्मलिन में रखा, 4 घंटे के लिए फिक्स किया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया, आपके पास में जो सेडिमेंट बचा है सेडिमेंट को सेंट्रीफ्यूज कर दिया फास्फेट बफर सॉल्यूशन में, 100 माइक्रोलीटर उसमें जो है प्लाज्मा ऐड कर दिया, 30 माइक्रोलीटर थ्रोम्बिन ऐड कर दिया, उसको क्लॉट बनने के लिए छोड़ दिया, उसको क्या करते हैं फिल्टर पेपर पर ले लेते हैं, देन उसके बाद में सेल ब्लॉक बना लेते हैं। यही आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे क्या दिया हुआ है, आगे है इम्यूनोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। बेसिक चीजें हम देखेंगे। देखो बार बार तो ये मैराथन क्लास लेके नहीं आएंगे कि आज फिर ले आए, इसमें ये चीज छूट गई थी। अगर यहां पर करा रहे हैं तो सारा कुछ कराएंगे। जिम्मेदारी आपकी यह है कि आप इसको 1 से 2 दिन में पूरी की पूरी क्लास करेंगे। इम्यूनोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इम्यूनोकेमिस्ट्री में मेरे भाई होता है कि कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू कंपोनेंट और द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स बाय द मींस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टैग्ड बाय विजिबल लेवल। बस इतना ही समझेंगे कि इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं। इम्यूनोकेमिस्ट्री में जो कंपोनेंट के टिश्यू के या सेल के जो होते हैं उनको जो है देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके और उसमें जो है विजिबल लेबल डाल देते हैं ताकि वो दिखाई दे सके। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या होता है ये भी समझेंगे। सिद्धांत ये होता है जो एंटीबॉडी रेज्ड आर्टिफिशियली अगेंस्ट द स्पेसिफिक सब्सटेंस जो होता है ऑफ द इंटरेस्ट, साइटोकेराटिन of the epithelial cells या immunoglobulin etc are used in this method। इनका प्रिंसिपल यही होता है, एंटीबॉडी को रेज किया जाता है आर्टिफिशियली अगेंस्ट द स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसके प्रति आपका जो इंटरेस्ट है, जिसको आप देखना है उसके प्रति। ये इसका क्या है, इम्यूनोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल है। टाइप ऑफ इम्यूनोकेमिस्ट्री की बात करें तो इम्यूनो एंजाइमेटिक मेथड एक होता है या इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक होती है, 2 होते हैं यहां पर, ये आप समझ गए। एप्लीकेशन की बात करोगे कि एप्लीकेशन क्या है इम्यूनोकेमिस्ट्री की, क्यों इम्यूनोकेमिस्ट्री का प्रयोग है, क्या इम्यूनोकेमिस्ट्री का प्रयोग है, यहां पर समझेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यही आएंगे 1-2 बस। डायग्नोसिस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर यूजिंग द स्पेसिफिक मार्कर। अभी बताते हैं कि स्पेसिफिक मार्कर का प्रयोग करके जो अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, जिनका क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको डायग्नोस कर नहीं कर पा रहे हैं, वो इम्यूनोकेमिस्ट्री से कर पाते हैं। दूसरा है डिफरेंशिएटिंग बेनाइन फ्रॉम द मेलिगेंट लीजन बिटवीन द रिएक्टिव लिम्फ नोड एंड द लिम्फोमास। इम्यूनोकेमिस्ट्री से मेरे भाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेनाइन एंड मेलिगेंट लीजन को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्टेन ट्यूमर्स, एग्जांपल के लिए लिम्फोमा ऑफ द बी टाइप सेल्स और द टी सेल्स। हम लोग क्या है इम्यूनोकेमिस्ट्री से क्लासिफिकेशन भी कर पाते हैं सर्टेन ट्यूमर्स का। डिसेक्शन ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ द मेटास्टेटिस कैंसर सेल इन द बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड द सीरस फ्लूइड व्हेन द सेल ग्रुप ऑफ द टू फ्यू आर द स्मॉल आर कंफ्यूजिंग। अगर बहुत कम सेल्स हैं, अगर कंफ्यूजिंग है, तब भी क्या है डिसेक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द मेटास्टेटिक कैंसर सेल, ये भी पॉसिबल है इम्यूनोकेमिस्ट्री की वजह से। ठीक, बस इम्यूनोकेमिस्ट्री में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप समझो, क्वेश्चन आ सकता है जो इम्यूनोकेमिस्ट्री होती है उसमें जो साइटोकेराटिन मार्कर होता है, ये जरूर याद करना। ठीक, इसको 2 बार पढ़ना, याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। साइटोकेराटिन जो होता है वो मार्कर किसके लिए, एपिथेलियल ट्यूमर के लिए या फिर मीजोथेलियोमा के लिए। एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन एपिथेलियल ट्यूमर के लिए। विमेंटिन जो होता है ये होता है मीजोकाइमल ट्यूमर के लिए। ल्यूकोसाइटिक कॉमन एंटीजन होता है व्हाइट सेल सीरीज के लिए। मतलब ये मार्कर होते हैं जो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन इनमें जो है इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, इम्यूनोकेमिस्ट्री में साइटोजेनेटिक्स एक होती है। साइटोजेनेटिक्स क्या होती है, साइटोजेनेटिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन इसमें करते हैं एंड द क्रोमोसोम का साइटोजेनेटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोम, इनका दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। क्रोमोसोम, क्रोमास का मतलब क्या होता है कलर और सोमा का मतलब क्या होता है बॉडी। ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब क्या है कलर, सोमास का मतलब क्या है बॉडी है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी के अंतर्गत साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी ऑफ सेल डिवीजन और स्टडी ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, ये हो गई बात यहां तक किसकी। अब आप लोग हमें एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वेयर आर द बार बॉडी फाउंड। बार बॉडी फाउंड कहां पर पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। आई थिंक हमें लगता है कि क्लास खत्म हो चुकी है आपकी साइटोलॉजी की। आप लोग सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। देखो मेरे भाई, मैं ये मानता हूं अभी तक आपने जो भी क्लासेस पढ़ी होगी, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ी हो, उस पर पढ़ी हो, ये सारी चीजें इतना डिटेल में या फिर सब कुछ एक क्लास में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर हमने पूरा जो है साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इम्यूनोकेमिस्ट्री सारा कुछ हमने आपको बता दिया जो एग्जाम में आ सकता है। बेहतरीन तरीके से जो आपने पीपीटी देखी है, इस तरीके से आपको कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा। जितनी देर से मैं खड़ा हुआ यहां पर आपको क्लास लेते हुए दिखाई दे रहा हूं, एक भी मिनट के लिए यहां से हिला नहीं हूं, ना ही पानी पिया है ना कुछ भी। मेहनत एकदम शानदार तरीके से यहां पर हो रही है। ठीक है, और जैसे आप कह रहे थे कि क्लासेस कुछ क्वांटिटी कम हो गई, रीजन यही है क्वांटिटी क्या है, अदर भी क्लासेस चलती हैं। और दूसरी चीज, क्लास आज भी नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी ये क्लास आई है
और इसके पीछे देख रहे हैं पसीना भी बहुत आ रहा है भयंकर, एसी भी नहीं चल रही है, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर मैंने क्लास ली हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास में अगर आपको मजा आया, चीजें समझ में आई हैं, तो इसको आप शेयर कीजिएगा, अपने यार दोस्त में इसको भेजिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनीष भाई पटेल यूट्यूब चैनल है जिस पर फ्री आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं सारी। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंक, बायोकेमिस्ट्री, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी देख पाओगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के सोल्यूशन है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए इस प्लेलिस्ट में। उसके अलावा यहाँ पर आप मेरे भाई देखोगे नॉन टेक्निकल की, मैथ की, रीजनिंग की भी क्लासेस यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। ये है, यहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। ये है भाई इंस्टाग्राम अपना फैक्ट वाला मनीष, जिस पर जो है 1,15,000 से अधिक भाई फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर भी डेली अपडेट दे देते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, कोई भी अपडेट है जिसके लिए हर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, एक छोटा से छोटा, तो यहाँ स्टोरी के फॉर्मेट में हम चीज़ों को बता देते हैं, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे भाई नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, उस लिंक से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये क्लास हुई उसके बाद में आप देखोगे ये सारे कुछ आपको यहाँ पर देखो, ये पड़ी हुई है पीडीएफ कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी की, जो भी, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वो मैंने किया नहीं, मैंने आपसे बोला कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर, तो प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी की। आप देखोगे अब ये पता नहीं कब का स्क्रीनशॉट है, अब तो जो है 1,000 से ऊपर भी यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस पे टेलीग्राम चैनल पर, ये काफी पुरानी है, तभी जो है आप देखोगे कि ये 1300 से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर ली थी, ठीक है, 1300 से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर ली थी। तो मेरे भाई मैं इसीलिए कहता हूं कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा मेरे भाई, इसको स्टेटस, इंस्टाग्राम, जहां भी इसको शेयर करना है, इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त जो भी डिप्लोमा डीएमएलटी कर रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन तरीके से, ऐसे ही आपको तैयारी करवाते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, धन्यवाद।